नमस्कार। जॉन मिल्टन के एपिक पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 पर मैं करीब 3-4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। लगभग आधा हो चुका है बुक 1 और मैं कोशिश करूँगी उसको जल्दी पूरा करने की। लेकिन इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ। जितनी मैं करवा चुकी हूँ आपको लगभग 400 लाइंस करवा चुकी हूँ। तो जो एक्सप्लेनेशंस आते हैं वहाँ पर सैटन की जो स्पीचेज़ हैं, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट स्पीचेज़ वहाँ तक हो चुकी हैं। उन्हीं में से एक्सप्लेनेशंस आते हैं। कुछ मिल्टोनिक सिमिलीज़ भी वहाँ पर थी, एपिक सिमिलीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी उनमें से अक्सर एक्सप्लेनेशन आता है या फिर एपिक सिमिलीज़ पर क्वेश्चन आ जाता है और सैटन का कैरेक्टर स्केच आ जाता है। और एक जो क्वेश्चन के आप पैराडाइज लॉस्ट को एज अ क्लासिकल एपिक डिस्कस कीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर देती हूँ, आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिस्कस पैराडाइज लॉस्ट एज अ क्लासिकल एपिक। कुछ जगहों पर ग्रेजुएशन लेवल पर लाइन 1 से लेकर 26 तक, यानी पहली जो 26 लाइन्स हैं वही सिलेबस में है, तब भी वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है, जैसे ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, एग्जामिन पैराडाइज लॉस्ट एज अ क्लासिकल एपिक विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बुक 1 टू पैराडाइज लॉस्ट, यानी पहले बुक 1 के आधार पर इसको एज अ क्लासिकल एपिक डिस्कस कीजिए। या फिर व्हाट वेज इन पैराडाइज लॉस्ट सिमिलर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल एपिक, यानी किन तरीकों से ये क्लासिकल एपिक के समान है और क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, शो हाउ मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट फॉलोड द लाइन्स ऑफ द क्लासिकल एपिक एंड मॉडिफाइड और डेवलप्ड इट फॉर हिज स्पेशल पर्पजेज, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में कैसे मिल्टन ने फॉलो किया है जो शास्त्रीय एपिक है, यानी महाकाव्य की जो परंपरा है उसको कैसे फॉलो किया है या फिर कैसे उसको मॉडिफाई किया है, कैसे सुधारा है, विकसित किया है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द ट्रेडिशनल प्रेस्क्रिप्शंस ऑफ द एपिक फॉर्म विच आर इलस्ट्रेटेड इन बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि जो महाकाव्य की रूपरेखा होती है उसकी जो प्रेस्क्रिप्शंस यानी जो बताए गए नियम हैं, कायदे हैं, परंपराएं हैं, वो कैसे यहाँ पर दिखाई देते हैं मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में। तो आंसर देखते हैं। Epic is the name given to the narrative poetry which deals in dignified and elevated style with some important action, usually heroic. An epic is a narrative poem of considerable length of exalted style celebrating heroic adventures, mythical और historical। ये इतना तो आप रटी लीजिए कि एपिक है क्या, अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाए तो आप इतना तो लिख ही दीजिए उसमें। एक सेंटेंस में अगर एपिक को डिफाइन करना है तो ये वाला सेंटेंस आप रट लीजिए, यानी एपिक इज द नेम, एपिक महाकाव्य वो नाम है, गिवन जो कि दिया जाता है, टू नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव माने जो डिस्क्रिप्शन होता है, यानी वर्णनात्मक काव्य को, विच डील्स इन यानी जिसमें दिखाया जाता है डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड स्टाइल। डिग्निफाइड माने उच्च कोटि का, एलिवेटेड माने भी औदात होता है, स्टाइल मीन्स शैली, विद सम इम्पोर्टेंट एक्शन जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एक्शन होता है, यूजुअली प्रायः हीरोइक यानी नायकत्व से भरा हुआ होता है। एन एपिक इज अ नैरेटिव पोएम, तो एक महाकाव्य एक वर्णनात्मक कविता होती है, ऑफ कंसिडरेबल लेंथ पर्याप्त लंबाई की, ऑफ एग्जाल्टेड स्टाइल और उदात्त शैली की, सेलिब्रेटिंग यानी जिसमें कि बताया जाता है, दिखाया जाता है, हीरोइक एडवेंचर्स नायकत्व से भरी हुई क्रियाकलाप, मिथिकल और हिस्टोरिकल जो कि पौराणिक हो सकते हैं या ऐतिहासिक हो सकते हैं। फ्रॉम मिल्टन्स ओन नोट्स, यानी मिल्टन ने जो खुद लिखा है, अपने नोट्स लिखे हैं, उनसे वी लर्न हमें पता चलता है, ऑफ हिज डिटर्मिनेशन कि उन्होंने निश्चय किया था, टू राइट एन एपिक एक महाकाव्य लिखने का, इन इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में, ऑन द मॉडल्स ऑफ द ग्रीक एंड लैटिन एपिक्स,
यानी जो यूनानी और लैटिन मतलब कि जो रोमन महाकाव्य थे ऑफ होमर एंड वर्जिल। तो होमर यूनानी भाषा के कवि हैं जिन्होंने इलियड और ओडिसी दो जाने माने महाकाव्य लिखे हैं, और वर्जिल का एनीड के बारे में आप जानते होंगे, उसका कई बार जिक्र आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी जिक्र आया था। तो उन्हीं परंपराओं पर आधारित एक महाकाव्य लिखने का निश्चय जॉन मिल्टन ने किया था। पैराडाइज लॉस्ट कैन प्रॉपरली बी क्लास्ड एमंग एपिक पोइम्स। तो पैराडाइज लॉस्ट को हम उचित रूप से उसी श्रेणी में यानी महाकाव्यों की श्रेणी में रख सकते हैं। इट इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द हाईएस्ट एफर्ट्स। ये निश्चय ही बेशक एक जो सबसे महान कोशिशें हैं ऑफ पोइटिकल जीनियस, यानी काव्यात्मक क्षमता की, काव्यात्मक प्रतिभा की, उनमें हम मान सकते हैं, गिन सकते हैं। एंड इन वन ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक मैजेस्टी और सब्लिमिटी। और हम इसको एक शाही और एक उच्च कोटि के, सब्लिमिटी मतलब औदात्य की भावना होती है, तो उसका एक एक्सप्रेशन हम इसको मान सकते हैं। इट इज़ फुली इक्वल टू, ये पूरी तरह बराबर है, एनी नोन एपिक पोइम, किसी भी ज्ञात महाकाव्य के, एंशियंट और मॉडर्न, चाहे हम प्राचीन महाकाव्य की बात करें या आधुनिक महाकाव्य की बात करें, तो अगर किसी भी महाकाव्य से तुलना की जाए तो पैराडाइज लॉस्ट उनके ही समकक्ष है, उनके इक्वल है। इट हैज़ द क्लासिकल फॉर्म ऑफ द एपिक। इसकी जो फॉर्म है, जो रूपरेखा है, बनावट है, वो शास्त्रीय महाकाव्य की तरह है, विच फॉलोज एंशियंट मॉडल्स, जो कि प्राचीन जो मॉडल हैं, यानी कि होमर के द्वारा लिखे हुए, वर्जिल के द्वारा लिखे हुए, या फिर हम अपने रामचरितमानस और हम अपने महाभारत की बात करें तो उसी तरीके से उन परंपराओं को फॉलो किया गया है। इट्स एस्पेक्ट्स, इट्स divisions and its style are those of the Iliad और the Aeneid। तो इसके जो एस्पेक्ट में जो इसको पहलू हैं, इट्स डिवीज़न, जो इसके भाग किए गए, यानी इसको बुक्स में की फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसी तरह बुक्स में बांटा गया है। जैसे कि अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो उसमें भी अलग अलग कांड हैं, है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड। तो इसी तरीके से इसके पैराडाइज लॉस्ट के भी डिविजन्स हैं। एंड इट्स स्टाइल, और इसकी जो शैली है, आर दोज ऑफ द इलियड एंड द एनीड। तो इसकी शैली इलियड जो कि होमर का महाकाव्य है और एनीड जो कि वर्जिल का महाकाव्य है उसी की तरीके से है। इट डिपिक्ट्स अ यूनिक इवेंट। इसमें वर्णन किया गया है एक अद्वितीय घटना का, विच इज़ द फॉल ऑफ द मैन, जो है मनुष्य के गिरने की गाथा, यानी कैसे उसको स्वर्ग से निकाला गया, गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया। द सब्जेक्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। तो जो इसकी विषय वस्तु है वो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है। बाइबल दो भागों में बटी हुई है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। एंड इट इज़ एस्टोनिशिंग, और ये बड़ा आश्चर्यजनक है, हाउ, कि कैसे, फ्रॉम द फ्यू हिंट्स गिवन इन द स्क्रिप्चर, कि जो थोड़ी से हिंट दी गई हैं इन धार्मिक पुस्तकों में, मिल्टन वॉज एबल टू रेज सो कंप्लीट एंड रेगुलर अ स्ट्रक्चर, कि मिल्टन ने किस तरीके से एक ऐसा पूर्ण और एक ऐसा विशाल स्ट्रक्चर महाकाव्य का खड़ा किया। द सब्जेक्ट इज वन फॉर विच मिल्टन अलोन वॉज फिटेड। ये जो विषय वस्तु है एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके लिए मिल्टन ही फिट था, यानी मिल्टन के जैसा ही एक कवि इसको लिख सकता था। इस विषय पर इस प्रकार का महाकाव्य केवल मिल्टन जैसा कवि ही लिख सकता था। एंड इन द कंडक्ट ऑफ इट, और इसको बनाने में, इसको लिखने में, ही वॉज शोन अ स्ट्रेच बोथ ऑफ इमेजिनेशन एंड इन्वेंशन। ही वॉज की जगह ही हैज़ कर दीजिएगा आप, ही हैज़ शोन, उन्होंने दिखाया है मिल्टन ने, और स्ट्रेच माने एक विस्तार, बोथ ऑफ इमेजिनेशन एंड इन्वेंशन, यानी अपनी कल्पना का विस्तार उन्होंने दिखाया है, अपने इन्वेंशन यानी कैसा वो आविष्कार कर सकते हैं, यानी कैसे वो नई घटनाओं को गढ़ सकते हैं, वो उन्होंने दिखाया है। विच इज़ परफेक्टली वंडरफुल, जो कि पूरी तरीके से आश्चर्यजनक है। बिसाइड्स, इसके अलावा द नेचर ऑफ दिस थीम, यानी इस विषय वस्तु की जो प्रकृति है, इज सच एज टू गिव पोएम अ यूनिवर्सल कैरेक्टर, वो ऐसी है कि इस कविता को वो एक सार्वभौमिक चरित्र प्रदान करता है, यानी इसमें जो घटने वाली घटनाएं हैं ऐसी लगती हैं कि सारी दुनिया के लिए वो सच हैं, सार्वभौमिक है।
बाय कॉमन कंसेंसस ऑफ क्रिटिकल ओपिनियन, यानी सामान्य राय ये है क्रिटिक्स की, आलोचकों की, पैराडाइज लॉस्ट इज द ग्रेटेस्ट एपिक, कि पैराडाइज लॉस्ट महानतम महाकाव्य है ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का। तो हम इसका पहला हेडिंग देखते हैं, यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम, यानी इसकी जो विषय वस्तु है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। एज फार एज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज कंसर्न, जहाँ तक पैराडाइज लॉस्ट की विषय वस्तु का सवाल है, इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बड़ा रोचक है, टू लर्न दैट मिल्टन हैड डिवोटेड कंसिडरेबल थॉट टू इट, कि मिल्टन ने काफ़ी इस पर विचार किया था, एंड इन दिस रेस्पेक्ट ही डिड नॉट फॉलो द मॉडल्स दैट वर बिफोर हिम, और इस विषय में उन्होंने उन मॉडल्स को फॉलो नहीं किया गया जो उनसे पहले थे। While the epics of Homer and Virgil describe the events that are only national in character, यानी होमर और वर्जिल के जो महाकाव्य हैं उनमें राष्ट्रीयता की जो घटनाएं हैं, राष्ट्रीय घटनाएं उन देशों की, उनका वर्णन किया गया है। तो मिल्टन चोज अ थीम, मिल्टन ने एक ऐसी विषय वस्तु चुनी दैट वाज यूनिवर्सल, जो कि सार्वभौमिक थी, सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, हिज माइंड हैड बीन ऑक्यूपाइड, यानी उसके मस्तिष्क में बना रहा विद द थॉट ऑफ राइटिंग एन एपिक, एक महाकाव्य लिखने का विचार उनके दिमाग में घूमता रहा, ऑन द आर्थरियन लीजेंड्स, यानी किंग आर्थर की जो पौराणिक कथाएं हैं उन पर लिखने का पहले उन्होंने सोचा, बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, ही डिसाइडेड टू गिव इट अप, उन्होंने वो थीम छोड़ दी, इन फेवर ऑफ द लीजेंड ऑफ द फॉल ऑफ मैन, और उसकी जगह उन्होंने जो पौराणिक कथा है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है ऑफ द फॉल ऑफ मैन, मनुष्य के गिरने की, मनुष्य के पतन की जो कहानी है वो चुनी। ही डिसाइडेड टू राइट, उन्होंने लिखने का निश्चय किया, वॉट मे बी रिगार्डेड एज एन इंटरनेशनल एपिक, जिसको कि एक अंतर्राष्ट्रीय महाकाव्य कहा जा सकता है, दो ही रोट इट इन इंग्लिश, हालांकि ये महाकाव्य उन्होंने इंग्लिश में लिखा, एंड नॉट इन लैटिन, ना कि लैटिन भाषा में, दैट ही माइट हैव चोजन, जो कि वो चुन सकते थे, उनको लैटिन भाषा का भी ज्ञान था। फॉलोइंग द क्लासिकल प्रेसिडेंट ऑफ होमर एंड वर्जिल, यानी होमर और वर्जिल का जो प्रेसिडेंट माने पूर्ववर्ती उदाहरण था, उसको फॉलो करते हुए मिल्टन इंडिकेट्स द थीम ऑफ हिज पोइम, मिल्टन अपनी कविता की, यानी अपने इस महाकाव्य की विषय वस्तु बताते हैं एट द वेरी आउटसेट, यानी प्रारंभ में ही, यानी हमने जो पढ़ना शुरू किया था, जो पहला वीडियो था हमारा, तो हमने वहाँ पर यही पढ़ा था, देखिए, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, यानी मनुष्य की पहली नाफरमानी इंसान ने जो की ईश्वर के हुक्म की, ये आपको याद ही होंगी लाइंस, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और उस पेड़ का फल जिसको कि खाने से मना किया गया था, whose mortal taste, जिसका खतरनाक स्वाद, brought death, मौत को लेकर आया, into the world, इस संसार में, and all our woe, और हमारे सारे कष्टों को, हमारे सारे रंजो गम को लेकर आया, with loss of Eden, और ईडन हमारे हाथ से निकल गया। तो ये थीम है और जो कि शुरुआत में ही बताई गई है। तो ये एक परंपरा है कि जब महाकाव्य लिखते हैं तो शुरुआत में उसकी थीम बताते हैं। अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा हो तो वहाँ भी तुलसीदास जी शुरू करते हैं तो कहते हैं कि मैं रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करने का मैंने निश्चय किया है, और इसके लिए वो सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, है ना। सबसे पहले गुरु को बंदहु गुरुपद पदम परागा, सबसे पहले गुरु का आशीर्वाद वो लेते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है एक्शन। अकॉर्डिंग टू एडिसन द फर्स्ट थिंग टू बी कंसिडर्ड इन एन एपिक पोएम इज द फेबल। तो एडिसन के अनुसार जो पहली चीज़ है जो कि एक महाकाव्य में जिसका विचार किया जाना वो है कहानी, विच इज़ परफेक्ट और इम्परफेक्ट अकॉर्डिंग एज द एक्शन इज़ मोर और लेस सो, जो कि या कहीं परफेक्ट होती है, पूर्ण होती है, कहीं अपूर्ण होती है, जैसा कि उसका एक्शन होता है। दिस एक्शन शुड हैव 3 क्वालिफिकेशंस इन इट, और इस एक्शन में 3 खासियतें होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी वन एक्शन। तो पहला तो ये एक्शन, ये एडिसन का एक एरिस्टोटल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो
द एक्शन शुड हैव 3 क्वालिफिकेशंस, यानी 3 खासियतें होनी चाहिए। पहला तो एक्शन एक होना चाहिए, यानी कहानी एक होनी चाहिए। सेकेंडली इट शुड बी एन एंटायर एक्शन, और उसमें मतलब एंटायरिटी मीन्स पूर्णता होनी चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। थर्डली इट शुड बी अ ग्रेट एक्शन, और तीसरा ये एक महान कहानी होनी चाहिए, महान एक्शन होना चाहिए। मिल्टन ओपन्स हिज पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन शुरुआत करता है अपने पैराडाइज लॉस्ट की विद एन इन्फर्नल काउंसिल प्लॉटिंग द फॉल ऑफ मैन, यानी एक इन्फर्नल जो कि नारकीय सभा है, जो कि प्लॉट बना रही है, मतलब कि योजना बना रही है, स्कीम बना रही है ऑफ द फॉल ऑफ मैन, मनुष्य को उसके पद से गिराने की। विच इज़ द एक्शन, जो कि एक्शन है, ही प्रपोज टू सेलिब्रेट एंड कास्ट द ग्रेट एक्शंस विच प्रिसीडेड इट, और जो वो यहाँ पर दिखाने वाला है और इससे पहले जो एक्शन हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, वो उनको भी यहाँ पर उनका वर्णन करने वाला है। और उससे पहले हुआ क्या है, द वॉर इन हेवन, स्वर्ग में एक युद्ध हुआ है। एंड द क्रिएशन, और ईश्वर ने रचना की है इस संसार की। और इनटू द 5th 6th एंड 7th बुक्स, 5वीं 6ठी और 7वीं किताबों में, यानी ये बुक्स में डिवाइडेड है पैराडाइज लॉस्ट। बाय वे ऑफ एपिसोड, यानी ये कहानियाँ सुनाई गई हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द प्रिंसिपल एक्शन, यानी जो मुख्य एक्शन है उसकी यूनिटी को बरकरार रखने के लिए। मिल्टन इन हिज पोइम, मिल्टन अपने इस कविता में, इस महाकाव्य में, ऑन द फॉल ऑफ मैन, जो कि मनुष्य के पतन के बारे में है, हैज़ रिलेटेड द फॉल ऑफ दोज एंजल्स, यहाँ वर्णन किया है उन एंजल्स का, जो फरिश्ते थे, जो देवदूत थे, उनके पतन का। हु आर हिज प्रोफेशनल एनिमीज, जो कि उसके दुश्मन हैं, प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक दुश्मन हैं। एन एपिसोड विच रनिंग पैरेलल विद द मेन एक्शन, एक ऐसी ये कहानी है जो कि पैरेलल चलती है, बराबर चलती है मुख्य एक्शन के, यानी जो मुख्य एक्शन है वो तो मनुष्य का पतन है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, यही बताया है कि मनुष्य कैसे अपने स्थान से गिरा, और साथ साथ ये भी दिखाया कि ये फरिश्ते कैसे अपने स्थान से गिरे। डज नॉट ब्रेक इट्स यूनिटी, तो ये जो एपिसोड दिखाया जाता है फरिश्तों के पतन का, उनके गिरने का, तो इससे यूनिटी भंग नहीं होती, क्योंकि दोनों जो इंसिडेंट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। द सेकेंड क्वालिफिकेशन, जो दूसरी खासियत है, द एक्शन शुड बी एंटायर, कि जो एक्शन है वो पूर्ण होना चाहिए। इट रिक्वायर्स, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इट और रिक्वायर के बीच में गैप होना चाहिए। दैट नथिंग शुड बी स्टेटेड एज गोइंग बिफोर इट, इंटरमिक्सड विद इट और फॉलोइंग इट, कि उसे मतलब उसके पहले की बातें नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ कुछ मिश्रण नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा एपिसोड मिलाया नहीं जाना चाहिए, या फिर इसके बाद कुछ नहीं रहना चाहिए, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इट, और ऐसी कोई घटना इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए जो इससे संबंधित ना हो। इन पैराडाइज लॉस्ट, एक्शन इज कंट्राइव्ड इन हेल, एग्जीक्यूटेड ऑन अर्थ एंड पनिश्ड बाय हेवन। तो पैराडाइज लॉस्ट में जो एक्शन है वो कंट्राइव्ड में उसकी योजना बनाई गई है हेल में, यानी सैटर्न के द्वारा। एग्जीक्यूटेड ऑन अर्थ, और उसको जो पूरा किया गया है उस योजना को, वो धरती पर किया गया है। एंड पनिश्ड बाय हेवन, और स्वर्ग के द्वारा उसको दंड दिया गया है। द थर्ड क्वालिफिकेशन इज ग्रेटनेस, और जो तीसरी खासियत है वो है इसकी महानता। मिल्टन सब्जेक्ट वॉज ग्रेटर देन आइदर, और मिल्टन का जो विषय वस्तु है वो उन दोनों से, यानी उसके जो पूर्ववर्ती हैं उनसे, दोनों से महान थी। इट डज नॉट डिटर्मिन द फेट ऑफ अ सिंगल पर्सन और नेशन, तो जैसे होमर या जो वर्जिल हैं उनके महाकाव्य थे, एक व्यक्ति या एक राष्ट्र का भाग्य उसमें डिस्क्राइब किया गया था, तो मिल्टन का महाकाव्य ऐसा नहीं करता, बट ऑफ द होल ह्यूमन रेस, बल्कि पूरी मानव जाति का भाग्य उसमें वर्णित किया गया है। एवरीथिंग दैट इज ग्रेट इन द होल सर्कल ऑफ बीइंग, हर चीज़ जो कि महान है पूरे इस ब्रह्मांड में, वो यहाँ दिखाई गई है। वेदर विद इन द पेल ऑफ नेचर और आउट ऑफ इट, चाहे वो प्रकृति के अंतर्गत हो या उससे बाहर हो, हैज़ अ प्रॉपर पार्ट असाइंड टू इट इन दिस एडमिरेबल पोइम, तो हर चीज़ को, हर शय को एक भूमिका दी गई है, प्रॉपर पार्ट दिया गया है, और जो कि इस कविता में एडमिरेबल है, प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ है। फिर कैरेक्टर्स देखते हैं। द कैरेक्टर्स इन पैराडाइज लॉस्ट, जो
पात्र हैं पैराडाइज लॉस्ट में आर ऑल क्रीचर्स ऑफ गाइजेंटिक प्रपोर्शंस और सुपर ह्यूमन हाइट्स। वो बहुत विशाल पर्सनैलिटी वाले हैं, जैसा कि आपने सैटर्न का भी वर्णन सुना था, पढ़ा था मेरे साथ। तो वो सुपर ह्यूमन है, यानी हम लोगों की तरह सामान्य मानव नहीं है, सुपर ह्यूमन हैं सारे। वेदर द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट गुड और इविल, चाहे ये पात्र अच्छाई को की नुमाइंदगी करते हों, अच्छाई का प्रतिनिधित्व करते हों या फिर बुराई का, हार्डली मैटर्स फॉर अस। हमें मुश्किल से ही इससे कोई फ़र्क पड़ता है, यानी हमें तो सैटर्न का कैरेक्टर भी उतना आश्चर्यचकित करता है। व्हाट होल्ड्स आवर अटेंशन, जो चीज़ हमारा ध्यान खींचती है, इज़ देयर इमेंसिटी, वो है उनकी विशालता, एंड देयर रिमोटनेस, और उनकी दूरी फ्रॉम द कॉमन एक्सपीरियंस, जो हमारे सामान्य अनुभव हैं उनसे। सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स, सैटर्न और उसके जो अनुयायी हैं, बील्जेबब, बेलियल, मोलोक एट्सेट्रा, ये सब लोग आर ऑल कंसीव्ड, उन सब को बनाया गया है, गढ़ा गया है, बाय द लोफ्टी इमेजिनेशन, बहुत उच्च कोटि की कल्पना के आधार पर, ऑफ द पोइट यानी कवि की। एंड ऑल दो अदर कैरेक्टर्स, और हालांकि जो दूसरे पात्र हैं लाइक माइकल एंड राफेल आर नॉट एज ग्रैंड एज द फॉलन एंजल्स, हालांकि वो इतने महान नहीं हैं जितने कि ये गिरे हुए फरिश्ते हैं। दे इम्प्रेस अस, वो हमको प्रभावित करते हैं बाय देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस, अपनी ऑर्डिनरी सामान्य होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असामान्यता से। सो फार एज द पोर्ट्रियल ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ एडम एंड ईव इज कंसर्न, जहाँ तक एडम और ईव के चरित्र का वर्णन है, इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, टू कीप इन माइंड, कि हम अपने दिमाग में रखें, दैट द पोइट डिड नॉट डेलिबरेटली एम्फेसाइज द फीचर्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन दैम, कि इस कवि ने यानी जॉन मिल्टन ने जानबूझकर उनकी जो इंसानियत की फीचर्स हैं उनको एम्फेसाइज नहीं किया, यानी उनको बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, सिमिलीज। इस पर अलग से ज़रूर एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अपलोड करूँ, क्योंकि ये सिमिलीज पर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। देन देयर आर द एपिक और होमरिक सिमिलीज। फिर इस महाकाव्य में एपिक सिमिलीज या होमरिक सिमिलीज या मिल्टोनिक सिमिलीज, आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, ऑफ विच वी हैव क्वाइट अ नंबर इन बुक 1, जो कि बुक 1 में कई सारी हैं। मिल्टन फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ होमर, यहाँ मिल्टन ने होमर की परंपरा का पालन किया है। द फर्स्ट एपिक सिमिली एम्प्लॉयड बाय मिल्टन इन बुक 1, तो जो पहली मिल्टोनिक सिमिली है, एपिक सिमिली है, मिल्टन ने जो दी है बुक 1 में, इज़ द कंपैरिजन ऑफ सैटर्न्स ह्यू बल्क, वो है सैटर्न का जो विशाल शरीर है उसकी तुलना की है विद द सी बीस्ट लेवियाथन, समुद्री जो राक्षस था, जानवर था, लेवियाथन से उसकी तुलना की है। आपको याद होगा, और हो सके तो उसको कोट कर दीजिएगा। हाँ, बहुत डिटेल में वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि कैसे एक सेलर ने जो कि रात में जहाज़ लेकर आ रहा था अपना, उसने जहाज़ के नाविक ने उसको एक आइलैंड समझ लिया और वहाँ पर एंकर डाल दिया। तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ दे दीजिएगा। दिस कंपैरिजन एलेबोरेटेड इन 7 लाइन्स, ये जो तुलना है वो 7 लाइन्स में वर्णित है। वाइल डोमिनेंटली कंसर्न्ड विद साइज प्रोड्यूसर्स, जो कि मुख्य रूप से उसके साइज से यानी उसका जो आकार है सैटर्न का, उससे संबंधित है। प्रोड्यूसर्स ऑल्सो अदर इम्प्रेशंस, उसमें कुछ और भी हमको इम्प्रेशन देखने को मिलते हैं, सच एज ट्रिकरी, द फॉल्सनेस ऑफ अपीयरेंसेस, द लैक ऑफ कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ मैन व्हेन क्लोज टू डेंजर। तो वहाँ हम क्या देखते हैं, ट्रिकरी, थोड़ी सी चालाकी देखते हैं। द फॉल्सनेस यानी जो झूठ है, ऑफ अपीयरेंसेस यानी जो सामने से दिखने वाली चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं ना ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो वो क्या है, फॉल्सनेस ऑफ अपीयरेंसेस, जो चीज़ जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती। द लैक ऑफ कॉशन, और सावधानी की कमी, ऑन द पार्ट ऑफ मैन, मनुष्यों के पार्ट पर, व्हेन क्लोज टू डेंजर, जब वो ख़तरे में होते हैं, यानी कि वो जो सेलर था वो ये पहचान ही नहीं पाया कि ये जो जहाँ पर उसने अपना जहाज़ रोका हुआ है वो आइलैंड नहीं है, बल्कि एक लेवियाथन है, एक जानवर है।
ऑल ऑफ विच आर एसोसिएटेड विद सैटर्न, और ये सारी चीज़ें शैतान से जुड़ी हुई हैं, एंड विल बी एम्पलीफाइड लेटर इन पैराडाइज लॉस्ट, और बाद में उनको विस्तार से वर्णित किया जाएगा उनको पैराडाइज लॉस्ट में सब्सिक्वेंटली बाद में। ईव इज डिसीव्ड बाय द सरपेंट, और ईव को धोखा दिया जाएगा सरपेंट के द्वारा। इवन एज अ सेलर माइट बी डिसीव्ड बाय लेवियाथन, जैसे कि जो नाविक था उसने धोखा खाया लेवियाथन के मामले में, लेवियाथन को उसने एक आइलैंड समझ लिया, धोखा खा गया, वैसे ही ईव भी धोखा खाएगी। मिल्टन गिव्स अस अ सीरीज ऑफ सिमिलीज, मिल्टन ने हमें बहुत सारी सिमिलीज यहाँ पर दी हैं टू कन्वे द आइडिया, ये विचार अभिव्यक्त करने के लिए दैट सैटन्स फॉलोअर्स आर इन्यूमरेबल, कि जो सैटन के अनुयायी हैं वो असंख्य हैं। सैटन्स लीजन्स वी आर टोल्ड, सैटन के जो साथी हैं हमें ऐसा बताया जाता है, लाई लेटे हुए, स्टंड मतलब बेहोश होकर, थिक माने घने, एज ऑटमनल लीव्स जैसे कि पतझड़ में पत्तियां होती हैं, दैट स्ट्रो द ब्रोक्स इन वेलम्ब्रोसा, जो कि वेलम्ब्रोसा में झरनों पर छा जाती हैं, यानी पूरे उसको पानी को ढक लेती हैं। तो इस तरीके से जैसे ढेर सारी पत्तियां पेड़ों से झड़कर पूरे ज़मीन पर बिछ जाती हैं, वैसे ही सैटर्न के फॉलोअर्स हैं, यानी इतनी ज़्यादा संख्या में हैं। तो वो सिमिली आपको याद होगी, पढ़ चुके हैं आप लोग मेरे साथ, तो वहाँ से उठा लीजिएगा और आप बड़ा कर दीजिएगा अपने आंसर को। ग्रेजुएशन वाले तो ज़्यादा बड़ा ना करें क्योंकि उनके पास उनकी लिखने की क्षमता उतनी नहीं होती, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अपना जितना बड़ा इस आंसर को कर सकें, जितने एग्जाम्पल्स दे सकें वहाँ से इस आंसर को एलेबोरेट करने के लिए, वो ज़रूर दे दें, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपसे ज़्यादा उम्मीदें की जाती हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो होगा अदर इकोज ऑफ क्लासिकल एपिक्स। तो और इको मीन्स होती है प्रतिध्वनि, ऑफ क्लासिकल एपिक्स यानी जो शास्त्रीय महाकाव्य हैं उनकी और क्या क्या क्वालिटीज़ यहाँ पर दिखाई देती हैं। देन देयर आर अदर इकोज ऑफ क्लासिकल एपिक्स इन बुक 1, और इसके अलावा हमें बुक 1 में कुछ और छवियाँ देखने को मिलती हैं जो परंपरागत महाकाव्य हैं उनकी। द फर्स्ट फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ सैटर्न एज ही एमर्जेस फ्रॉम द बर्निंग लेक, यानी जो पहले ही उसकी शारीरिक उसकी बनावट का जो वर्णन किया गया है, जब सैटर्न निकलता है उस जलती हुई झील से एंड गोज टुवर्ड्स द शोर, और किनारे की ओर जाता है, इज़ हिज इनॉर्मस साइज, वो उसका विशाल साइज वहाँ पर दिखाया गया, आकार दिखाया गया है। फॉलोइंग क्लासिकल ट्रेडिशन, तो परंपरा का पालन करते हुए, शास्त्रीय परंपरा का पालन करते हुए, मिल्टन डज नॉट डिस्क्राइब हिम इन डिटेल, मिल्टन उस विस्तार में उसका वर्णन नहीं करता, बट एम्फेसाइजेस टू ऑब्जेक्ट्स विच ही कैरीज, बल्कि दो चीज़ों पर जोर देता है जो उसके पास हैं। हिज शील्ड, उसकी जो शील्ड है यानी कि जो ढाल है उसकी, इज़ कंपेयर टू द लार्जेस्ट राउंड ऑब्जेक्ट ह्यूमन आइज हैड एवर सीन, तो उसकी तुलना की गई है वो जो विशाल चीज़ है जो इंसान की आंखों ने देखी है। द मून सीन थ्रू गैलीलियोज टेलीस्कोप, वो चंद्रमा जो कि गैलीलियो की टेलीस्कोप से देखा गया। तो टेलीस्कोप से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो बड़ी दिखाई देती हैं, तो गैलीलियो की टेलीस्कोप से जब चंद्रमा देखा गया तो वो कई गुना बड़ा दिखाई दिया, और वैसी ही वो शील्ड दिखाई दे रही है। दिस इज रिमेंसेंट ऑफ होमर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द शील्ड ऑफ एक्लीज, तो ये जो सैटर्न की शील्ड यहाँ पर दिखाई गई है वो याद दिलाती है हमको होमर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन किया है एक्लीज की शील्ड का, उसका वर्णन भी वैसा ही है। सैटर्न्स स्पीयर इज डिपिक्टेड, सैटर्न के भाले का जो वर्णन किया गया है एज बीइंग बिगर देन द टॉलेस्ट पाइन, तो उसका वर्णन किया गया कि वो सबसे ऊंचे देवदार के पेड़ से भी ऊंचा था, पाइन ट्री। मिल्टन मैग्नीफाइज सैटर्न्स स्पीयर बाय एग्जेजरेटिंग एन एस्टेब्लिश्ड एपिक कंपैरिजन, तो मिल्टन सैटर्न के इस भाले को और बड़ा करके दिखाता है और उसे बढ़ा चढ़ाकर बताता है, जितना कि एपिक में कोई और कंपैरिजन, कोई और तुलना दी गई है, उससे पहले ऐसी तुलना नहीं दी गई स्पीयर की। मिल्टन फॉलोज होमर्स एग्जाम्पल, मिल्टन होमर के उदाहरण को फॉलो करता है। व्हेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन, जब वो ये सवाल पूछता है, हु फर्स्ट सेड्यूस्ड देम, कि किसने सबसे पहले उनको लालायित किया, टू दैट फाउल रिवेल्ट,
रिवोल्ट, उस जो बुरे तरीके का विद्रोह था उसके लिए किसने आकर्षित किया उनको। एंड गिव्स द रिप्लाई, और जवाब देता है, द इन्फर्नल सर्वेंट, वो जो इन्फर्नल माने नारकीय सर्पेंट, सांप था, तो उसने किया। तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड है। सिमिलर क्वेश्चन एंड आंसर आर फाउंड इन द इलियड। ये थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ है। सिमिलर क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऐसे कर लीजिएगा, ए को हटा दीजिएगा। इसी तरीके के सवाल जवाब पाए जाते हैं इन इलियड। इलियड जो महाकाव्य होमर का है। फिर है इन्वोकेशन ऑफ हेवनली म्यूज, यानी कि जो संगीत की देवी है उसका आह्वान। तो देवी देवताओं का आह्वान हर महाकाव्य से पहले किया जाता है, जैसे मैंने आपको रामचरितमानस का भी बताया। तो यहाँ पर भी हेवनली म्यूज का आह्वान मिल्टन ने किया है। द स्टेटमेंट ऑफ द थीम इन द फर्स्ट 4 और 5 लाइन्स, तो जो विषय वस्तु बताई गई है पहली 4 या 5 पंक्तियों में, इज फॉलोड बाय एन इन्वोकेशन टू द हेवनली म्यूज। उसके बाद जो हेवनली म्यूज है यानी संगीत की देवी का आह्वान किया गया है। मिल्टन्स म्यूज विल टेक हिम हायर देन द एनियन माउंट विच रिप्रेजेंट्स क्लासिकल पोइट्री। तो मिल्टन की जो संगीत की देवी है उसको आयोनियन पर्वत से भी ऊपर ले जाएगी, जो कि क्लासिकल पोइट्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो शास्त्रीय कविता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही होप्स टू बी फिल्ड विद अ हायर इंस्पिरेशन। मिल्टन को ये उम्मीद है कि उसको और ज़्यादा ऊंची प्रेरणा मिलेगी। एंड देयरफॉर डील्स विद हायर थिंग्स, इसलिए वो ऊंची चीज़ों का वर्णन करता है देन द क्लासिकल पोइट्स, बजाय उन शास्त्रीय कवियों के जो कि उससे पहले हुए हैं। हुज इंस्पिरेशन केम फ्रॉम द म्यूजेस ऑफ एंशियंट माइथोलॉजी, जिनकी प्रेरणा उनको मिली थी प्राचीन माइथोलॉजी, जो पौराणिक कथाएं हैं उनकी संगीत की देवियों से। फर्दरमोर, इसके आगे, मिल्टन इज नॉट सेटिस्फाइड, मिल्टन संतुष्ट नहीं होता है बाय इन्वोकिंग द हेवनली म्यूज, केवल संगीत की देवी का आह्वान करके। ही गोज ऑन टू इन्वोक द होली स्पिरिट, वो होली स्पिरिट का भी आह्वान करता है, यानी जो दैवीय आत्मा है जिसका कि क्रिश्चियनिटी में जो ट्रिनिटी है, क्रिश्चियनिटी में फादर, सन और होली स्पिरिट, ये ट्रिनिटी है, तो उसका भी आह्वान करता है। ही डज सो, वो ऐसा करता है बिकॉज ही वॉन्ट्स नाउ टू एम्फेसाइज द क्रिएटिव आस्पेक्ट्स ऑफ हिज म्यूज, क्योंकि वो अपनी जो संगीत की देवी है उसके क्रिएटिव आस्पेक्ट्स, जो उसके रचनात्मक पहलू हैं, उन पर जोर देना चाहता है। व्हेन एड्रेसिंग द होली स्पिरिट, जब वो संबोधन करता है होली स्पिरिट का, ही सेज, तो वो कहता है, फॉर दाउ नोएस्ट, क्योंकि तुम जानती हो। ही इज यूजिंग अ फ्रेज, तो वो एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है विच होमर हैड यूज्ड इन इलियड बुक 2, जो कि होमर ने प्रयोग किया था इलियड की दूसरी किताब में। दिस इन्वोकेशन इज फॉलोड बाय द मोटिव विच मिल्टन हैज़ इन राइटिंग हिज पोएम, तो इस इन्वोकेशन के बाद मिल्टन अपना मोटिव बताता है जो कि इस कविता को लिखने का है। हिज ऑब्जेक्ट इज, उसका उद्देश्य है, टू असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस, जो शाश्वत चीज़ है, यानी जो ईश्वर है, शाश्वत ईश्वर है, उसका वर्णन करना। एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और ईश्वर मनुष्य के साथ जो भी तौर तरीके अपनाता है उन तौर तरीकों को जस्टिफाई करना, उनको न्याय संगत ठहराना, उनको सही ठहराना। फिर है स्टाइल, यानी शैली क्या है मिल्टन की। लॉफ्टीनेस एंड सब्लिमिटी, दोनों का ही मतलब एक है, औदात्य है, हिंदी में बोलते हैं इनको। आर द 2 वर्ड्स, ये 2 शब्द हैं, दैट अकर टू अस, जो हमारे दिमाग में आते हैं द मोमेंट वी थिंक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जिस पल हम पैराडाइज लॉस्ट के बारे में सोचते हैं तो ये 2 शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। द फॉर्म ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट की जो रूपरेखा है, विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज नो लेस वंडरफुल दैन दैट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जो कि एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से कम आश्चर्यजनक नहीं है। शोज मिल्टन्स मास्टरी इन द हैंडलिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, वो मिल्टन की कला को दिखाती है कि कैसे वो एक जटिल विषय वस्तु को हैंडल कर सकता है। एंड हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो
कितनी उसमें असामान्य क्षमता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की, संगठित करने की, बोथ ऑफ विच आर नेसेसरी गिफ्ट्स फॉर एन एपिक पोइट, जो कि दोनों ही चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं एक महाकाव्य लिखने वाले कवि के लिए। पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइन एपिक। पैराडाइज लॉस्ट एक दैवीय महाकाव्य है। अकॉर्डिंगली मिल्टन स्ट्रोव फॉर द untrammeled expression of the imaginative development of his inspiration and therefore rejected the troublesome and modern bondage of rhyming। तो अकॉर्डिंगली इसी के तरीके से, इसी के अनुसार मिल्टन ने कोशिश की, प्रयास किया फॉर द अनट्रेमल्ड एक्सप्रेशन। अनट्रेमल्ड का मतलब होता है जो पहले नहीं किया गया था, उस तरीके का अभिव्यक्ति उसने अपनाई ऑफ द इमेजिनेटिव डेवलपमेंट, यानी काल्पनिक विकास की, ऑफ हिज इंस्पिरेशन, अपनी प्रेरणा के, एंड देयरफॉर रिजेक्टेड, और इसीलिए उसने अस्वीकार कर दिया द ट्रबलसम, यानी जो परेशानी पैदा करने वाला, एंड मॉडर्न बॉन्डेज, और जो आधुनिक बंधन था, ऑफ राइमिंग, तुकबंदी का, यानी कि जो उसने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट को, उसमें राइमिंग वर्सेस नहीं है ना, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। राइम आपने देखा होगा, लाइन्स राइम नहीं कर रही हैं। एंड ही यूज ब्लैंक वर्स, और उसने ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया। ब्लैंक वर्स से आप परिचित हैं, शेक्सपियर ने उसको यूज़ किया है। क्रिस्टोफर मार्लो का आपने डॉक्टर फॉस्टस मेरे साथ पढ़ा है, डॉक्टर फॉस्टस में ब्लैंक वर्स यूज़ हुआ है, और ब्लैंक वर्स पर मैंने अलग से वीडियो भी अपलोड किया है, मीटर पर वीडियो अपलोड किया है, वहाँ भी ब्लैंक वर्स का वर्णन है। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे हैं मीटर पर और ब्लैंक वर्स पर, तो आप अच्छे से फेमिलियर होंगे। आयम्बिक पेंटामीटर होता है ब्लैंक वर्स में। तो ही यूज ब्लैंक वर्स इन अ मैनर, तो इस तरीके से उसने ब्लैंक वर्स को प्रयोग किया है दैट लैंड डिस्टिंक्शन टू दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग, जिसने कि एक खासियत दे दी इस तरीके के लेखन को। नो वन सेज अ क्रिटिक, तो एक क्रिटिक का ये कहना है कि नो वन हैज़ एवर एट्यून्ड आवर लैंग्वेज, कि किसी ने भी हमारी भाषा को इस तरीके से एट्यून मतलब कि एडेप्ट नहीं किया टू सच माइटी हारमोनीज एज मिल्टन, उतनी ज़बरदस्त, इतनी ताकतवर लय धुनें नहीं बनाई जितनी मिल्टन ने बनाई। एज एग्जाम्पल्स ऑफ मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, मिल्टन के जो औदात्य शैली है उसके उदाहरण के तौर पर वन में रेफर टू द फॉलोइंग पैसेजेस इन बुक वन। हम बुक वन से इन पैसेजेस का उदाहरण दे सकते हैं। पहला है द ओपनिंग सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस है ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, तो वो तो आप रट ही लीजिए और उसको ज़रूर कोट कीजिएगा। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सस्पेंडेड पैसेज, जो कि एक सस्पेंडेड पैसेज का एक उदाहरण है। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ सैटन्स फर्स्ट स्पीच टू बेल्जेबब, और जो बेल्जेबब से जब पहला सेंटेंस बोलता है सैटन, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, तो वो भी एक उदाहरण है सस्पेंशन का, यानी मतलब जैसे हमारी सांसें अटक जाती हैं जब हम वो सुनते हैं। आपको याद ही होगा, वो वीडियो अगर आपने देखे ही होंगे, तो हमारी सांसें थम जाती हैं, कितना ज़बरदस्त वो पंक्तियां हैं, कितने ज़बरदस्त तरीके से बोलता है सैटन। तो वो एक मतलब सब्लिमिटी का, लोफ्टीनेस का एग्जाम्पल है। फिर सैटन्स स्पीच ऑन सर्वेइंग द इन्फर्नल रीजन्स, और सैटन जब बोलता है वो जो इन्फर्नल रीजन यानी कि जो नरक का क्षेत्र है पूरा, उनको एक बार नज़र डालता है, नज़र घुमाता है और देखता है कि चारों तरफ बर्बाद ही बर्बाद है, मतलब कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर राहत मिल सके। तो उस वक्त की जो उसकी स्पीच है, जितना अगर आप याद कर सकें, 4-6 लाइन्स वहाँ से कोट कर सकें तो यहाँ और अच्छा रहेगा। तो ये भी एग्जाम्पल है उसकी सब्लिमिटी का। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैटन्स शील्ड एंड स्पीयर, सैटन की जो ढाल है और उसका भाला है, उनका वर्णन, ये सब उसकी शैली का, उसकी सबलाइम स्टाइल का एग्जाम्पल है। तो सबलाइम स्टाइल पर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ फिर आप वही करेंगे कि वो एग्जाम्पल्स वहाँ से कोट करेंगे और उनको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर ये जितने हेडिंग्स थे, इन पर अलग से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि कमेंट ऑन द स्टाइल ऑफ मिल्टन, या फिर कमेंट ऑन द इन्वोकेशन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक वन, या फिर कमेंट ऑन द सिमिलीज यूज्ड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक वन, या फिर कमेंट ऑन द कैरेक्टर्स डिपिक्टेड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक वन, है ना। तो ये सारे जो हेडिंग्स हैं वो अलग अलग
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का भी काम करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आप पूछे जा सकते हैं, तो आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं और अपलोड करूँगी जिसमें मैं सैटर्न का कैरेक्टर आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। या फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का हीरो है ना, क्योंकि वो एक विलन है, लेकिन उसकी जो स्पीचेस हैं वो इस तरीके की हैं जैसे कि वो हीरो बोल रहा हो। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ सैटर्न। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद। मैंने वो वीडियो बना के अपलोड भी कर दिया और फिर 2-3 घंटे में अपलोड भी जब वो हो गया तब मुझे लगा कि मैं फिर भूल जाऊंगी, और क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं और आप याद नहीं रहेगा। और मुझे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सैटर्न का कैरेक्टर स्केच, ये आपका रह ही जाएगा। तो मैं उस वीडियो को तो डिलीट कर रही हूँ और ये मर्ज करके ये दूसरा वीडियो डाल रही हूँ, तो इसमें सैटर्न का कैरेक्टर स्केच भी शामिल कर दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि हु इन योर ओपिनियन इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, गिव रीजंस, या फिर असेस सैटर्न्स क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, या फिर एवेल्युएट सैटर्न एज अ हीरोइक एंड इंडोमिटेबल करेक्टर, या फिर गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ सैटर्न एज प्रेजेंट इन पैराडाइज लॉस्ट। तो इसके अलावा भी और कई तरीके से आ सकता है। तो सैटर्न के बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो आपको यही आंसर देना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सिर्फ लीडरशिप के बारे में पूछा, तो यहाँ अब जो आंसर आप देखेंगे उसमें कई सारे हेडिंग्स हैं, तो वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी काम आएंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी काम आएंगे, है ना। जो पैटर्न आने वाला है एग्ज़ाम का वो उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए देखते हैं। इट वॉज ड्राइडन हु फर्स्ट ऑफ ऑल सेड दैट सैटर्न इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो सबसे पहले ड्राइडन ने कहा था कि सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है। सैटर्न इज रिगार्डेड एज द हीरो ऑफ द पोइम। सैटर्न को इस कविता का हीरो माना जाता है बिकॉज ही इज़ द डोमिनेटिंग फिगर, क्योंकि वो ही मुख्य फिगर है, मुख्य जो पर्सोना है, व्यक्तित्व है, वही है। हिज पर्सनैलिटी हैज़ अ ड्रामेटिक डायनेमिक इंटरेस्ट। उसके व्यक्तित्व में एक नाटकीय और बड़ा क्रियाशील इंटरेस्ट है, रुचि है, रोचक है उसका कैरेक्टर। ही इज़ हीरोइक फिगर। वो एक मतलब नायकत्व से भरा हुआ व्यक्तित्व है, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड अनयील्डिंग विल। उसके अंदर एक बड़ी ताकतवर और कभी न झुकने वाली इच्छा शक्ति है। ही इज़ अ ट्रू लीडर। वो एक सच्चा नेता है। एंड चीफ और मुखिया है। ही हैज़ मैचलेस स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड बॉडी। उसके अंदर दिमाग और शरीर की अद्वितीय शक्ति है। वी फाइंड हिम द ग्रेट कमांडर। हम उसको पाते हैं कि वो एक महान कमांडर है, यानी नियंत्रक है। इनडोमिटेबल का मतलब होता है जिसको डराया नहीं जा सकता। इंडिपेंडेंट यानी वो स्वच्छंद है, मतलब कि स्वतंत्र है। सेल्फ कंट्रोल्ड यानी अपने आप को संभालने वाला, जैसे कि इतनी मुसीबत में भी उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, खुद को संभाल लिया, तो आत्मनियंत्रित है। एंड इंस्पायरिंग और प्रेरणा प्रदान करने वाला है। हम उसकी बातें जब सुनते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है। ही सेज इट इज़ बेटर टू रूल इन हेल। आपको याद ही होंगी वो लाइन्स कि उसने कहा था कि नर्क में राज्य करना बेहतर है देन टू सर्व इन हेवन, बजाय स्वर्ग में गुलामी करने की। ही एक्सप्रेसेस द सम एंड सब्सटेंस ऑफ ऑल एम्बिशन इन वन लाइन। तो सारी महत्वाकांक्षा का सम एंड सब्सटेंस मतलब कि एक सार वो अभिव्यक्त करता है एक ही पंक्ति में। फॉलन चेरू टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग। तो ये बात वो कह रहा है बीलज़ेबब से कि भाई टू बी वीक यानी कमज़ोर होना, इज़ मिजरेबल मीन्स बुरा है, चाहे डूइंग या सफरिंग, चाहे हम काम कर रहे हों कोई या फिर कष्ट उठा रहे हों, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। द कैरेक्टर दैट गिव्स एपिक ग्रैंडियर टू पैराडाइज लॉस्ट इज़ दैट ऑफ सैटर्न। वो पात्र जो कि इस एपिक को शान देता है वो है सैटर्न का कैरेक्टर। ही इज़ एंडोर्ड विद सम ऑफ दोज क्वालिटीज़। वो
उन क्वालिटीज से, उन विशेषताओं से, एंडोड माने विभूषित है, दैट मेक द हीरो ऑफ एन एपिक, जो कि एक महाकाव्य के नायक को बनाती हैं। इनफैक्ट वास्तव में मिल्टन पार्टली एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ, मिल्टन आंशिक रूप से खुद को अभिव्यक्त करता है थ्रू सैटर्न, सैटर्न के माध्यम से। तो जो उसकी पहली क्वालिटी है वो है इंडोमिटेबल करेज, यानी उसका न झुकने वाला साहस, हिम्मत। ही इज द मोस्ट हीरोइक सब्जेक्ट एवर चोजन फॉर अ पोएम, वो एक सबसे ज़्यादा नायकत्व से भरा हुआ व्यक्ति है जो कि किसी कविता के लिए चुना गया है। एंड द एग्जीक्यूशन इज एज परफेक्ट एज द डिज़ाइन इज लोफ्टी, और इसका जो एग्जीक्यूशन है यानी इसका जो वर्णन है वो उतना ही परफेक्ट है, पूर्ण है, जितना कि इसका जो डिज़ाइन है इस एपिक का वो लोफ्टी माने उच्च स्तर का है। इन द वर्ड्स ऑफ एडिसन, एडिसन के शब्दों में, ही इज़ द मोस्ट एग्जाल्टेड एंड मोस्ट डिप्राव्ड बीइंग, वो सबसे ज़्यादा एग्जाल्टेड माने ऊंचा और डिप्राव्ड माने गिरा हुआ, यानी एक तरीके से ऑक्सीमोरोन है उसकी पर्सनैलिटी में। है तो वो विलन, लेकिन उसकी बातें आपने मेरे साथ पढ़ी ही है, कितनी इंस्पायरिंग है। टू अपोज गॉड ऑलमाइटी इज द एम्बिशन, प्राइड एंड द लव ऑफ सुप्रीम लीडरशिप, यानी भगवान जो कि सर्वशक्तिमान है उसका विरोध करना वो उसकी महत्वाकांक्षा है, उसका घमंड है और उसका प्रेम है, यानी दिलो दिमाग से वो भगवान का विरोध करता है। इगोइज्म इज एट द बॉटम ऑफ हिज लाइफ एंड एक्शंस, इगोइज्म यानी घमंड, अपने आप में, आत्म श्लाघा जिसको कहते हैं। तो एक आत्म प्रेम या आत्म श्लाघा उसकी जो जिंदगी है और उसके जो एक्शंस हैं, क्रियाकलाप हैं, उनके बॉटम में है, मीन्स उसका आधार है, उसकी नींव है। ही नोज इन ड्यू कोर्स, यानी समय के साथ वो जान जाता है दैट गॉड कैन नॉट बी ओवरकम, कि ईश्वर को नहीं जीता जा सकता है, एदर बाय मैन और बाय द डेविल्स, ना तो मनुष्यों के द्वारा और ना ही शैतानों के द्वारा। इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग हिमसेल्फ, तो बजाय अपने आप को समर्पित करने के, अपना समर्पण करने के, टू द इनएविटेबल, यानी जो ईश्वर है, इनएविटेबल तो वो चीज़ें होती हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, अवश्यम भावी होता है, तो अवश्यम भावी के सामने अपने आप को समर्पित करने की बजाय एज मोस्ट सेंसिबल पीपल माइट थिंक ऑफ डूइंग, जैसा कि ज़्यादातर समझदार लोग करने की सोचते हैं कि भाई जो जैसा हो रहा है ठीक है, हो गया, जाने दो, तो सब लोग, हम लोग क्या है, समर्पण कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा करने की बजाय ही रिजॉल्व्स एन इटर्नल वॉरफेयर, वो निश्चय करता है कि वो हमेशा युद्ध करता रहेगा। हेट्रेड एंड अपोजिशन टू गॉड, वो ईश्वर से नफरत करता रहेगा और ईश्वर का विरोध करता रहेगा, जस्ट टू विंडिकेट हिज अनकंकरेबल लव ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस, यानी जीतने के लिए ईश्वर का जो अनकंकरेबल मीन्स अजेय प्रेम है, स्वतंत्रता के प्रति, आज़ादी के प्रति, इंडिपेंडेंस के प्रति। दिस स्ट्राइक्स अ रेस्पॉन्सिव इको इन आवर हार्ट्स, तो इससे हमारे दिलों में एक रेस्पॉन्स आता है, मतलब हमारे दिलों से एक गूंज उठती है। एंड वी आर फोर्स टू एडमायर हिम, और हम मजबूर होते हैं उसकी तारीफ करने के लिए। ऑल्दो वी मे ऑल्सो डिटेस्ट हिम एट द सेम टाइम, हालांकि हम इसके साथ ही उसको नफरत भी करते हैं, है ना, क्योंकि वो विलेन है, उसने ईश्वर का विरोध किया है, ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है, एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकलवाया है, तो हम उससे नफरत तो करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। व्यूड, जैसे रावण का कैरेक्टर है ना, कुछ कुछ वैसा ही कैरेक्टर है। रावण ने बहुत सारे पाप किए, सीता माता को चुराया, इतना कुछ किया, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप में एडमिरेबल है ना। सारे वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, शिव का महान भक्त था, और मतलब सीता जी की जब सीता जी ने उसको घास नहीं डाली, उनकी मर्जी के बिना उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया, है ना, और उनको हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं,
तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं रावण के कैरेक्टर की जो प्रेज़वर्दी हैं, तारीफ़ के काबिल हैं। तो ऐसे ही सैटर्न के कैरेक्टर की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो तारीफ़ के काबिल हैं, भले ही हम उससे नफ़रत करते हैं। व्यूड इन रिलेशन टू गॉड, यानी ईश्वर के संबंध में अगर हम इसको देखें, whom he opposes, जिनका कि वो विरोध करता है, he is the weaker party, तो ईश्वर की तुलना में वो एक कमज़ोर पक्ष है। एंड सो डूम्ड टू फेलियर, इसलिए उसके भाग्य में लिखा है कि वो असफल होगा। बट ही कैन ऑफर बैटल टू गॉड, लेकिन वो ईश्वर से युद्ध कर सकता है इन ऑल पॉसिबल वेज, सभी संभव तरीकों से। एंड दस स्टैंड्स आउट एबव ऑल एल्स, और इस प्रकार बाकी सब लोगों से ऊपर खड़ा हुआ है। बट व्यूड इन रिलेशन टू इनोसेंट मैन, लेकिन जब हम उसको जो मासूम मनुष्य है उसके संबंध में देखते हैं, whom he resolves to seduce, जिनको कि वो सिड्यूस कर लेता है, ललायित कर लेता है, करप्ट, उनको पथभ्रष्ट कर देता है, एंड टर्न अगेंस्ट गॉड हिमसेल्फ, और खुद ईश्वर के खिलाफ हो जाता है या उनको भी ईश्वर के खिलाफ मोड़ देता है क्योंकि वो फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खा लेते हैं। तब हमको लगता है ही इज़ अ विलेन, कि वो केवल और केवल एक खलनायक है। फॉर जस्ट एज द फाइट बिटवीन हिम एंड गॉड इज़ वन साइडेड एंड अनइक्वल, क्योंकि जैसे उसके और ईश्वर के बीच की जो लड़ाई है वो एक पक्षीय है, और मीन्स इक्वल मीन्स बराबरी की, और अनइक्वल मीन्स गैर बराबरी की है। सो ऑल्सो द स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट सैटर्न प्रूव्स वन साइडेड एंड अनइक्वल, इसी प्रकार मनुष्य का जो संघर्ष है शैतान के खिलाफ वो भी वन साइडेड और असमान प्रतीत होता है। इन दस रिप्रेजेंटिंग सैटर्न, इस प्रकार सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हुए, दिखाते हुए, उसका वर्णन करते हुए, ही इन्वेस्ट हिम विद इंटेंसली ह्यूमन ट्रेट्स, वो ही का मतलब यहाँ मिल्टन उसको बहुत ज़्यादा गहरी मानवीय क्वालिटी से यानी मानवीय विशेषताओं से भर देता है। बोथ वर्च्यूज एंड वाइसेस, यानी जैसे मनुष्य के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ दुर्गुण होते हैं, वैसे ही सैटर्न के अंदर है। और फेलिंग्स विच ब्रिंग हिम इंटीमेटली टू आर अंडरस्टैंडिंग्स, यानी उसके अंदर कुछ फेलिंग्स यानी वही वीकनेसेस हैं, कमियां हैं, विच ब्रिंग हिम, जो कि उसको लेकर आती हैं इंटीमेटली, घनिष्ठता से, टू आर अंडरस्टैंडिंग, यानी हमारी समझ के अंदर। यानी हम देख पाते हैं कि जो सैटर्न है वो भी हमारे जैसा ही है, उसके अंदर कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, यानी दो पराकाष्ठाओं के बीच, गॉड एंड मैन, जो कि ईश्वर और मनुष्य की पराकाष्ठाएं हैं, ही ऑक्यूपाइज द स्टेट इन इट्स एंटायर लेंथ एंड डेप्थ। तो ही ऑक्यूपाइज यानी कि जो सैटर्न है वो घेर लेता है द स्टेज, पूरे रंगमंच को, इन इट्स एंटायर लेंथ, उसकी पूरी लंबाई, एंड डेप्थ, गहराई को, एंड एनग्रॉसेस आर अटेंशन, और हमारा ध्यान खींच लेता है कंटिन्यूसली, लगातार, एट हाई प्रेशर, बहुत तेज दबाव में, वेदर ही इज़ प्रेजेंट और एब्सेंट, चाहे वो हमारे सामने उपस्थित हो या ना हो। यानी जहाँ जिन लाइन्स में जहाँ सैटर्न नहीं भी है तो भी वो हमारे दिमाग में बना रहता है क्योंकि उसकी तस्वीर इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। फिर है ग्रैंड पर्सनैलिटी, यानी उसकी जो व्यक्तित्व है वो बहुत विशाल है। मिल्टन्स फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम, मिल्टन का पहला वर्णन सैटर्न का, इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस अस, उसमें मिल्टन का इरादा ये है कि वो हमें प्रभावित करता है विद द सुपर ह्यूमन अपीयरेंस एंड पावर्स, यानी महामानव की एक छवि और ताकत वो सैटर्न को देता है और उससे हमें प्रभावित करता है। ही इज़ ऑफ गाइजेंटिक स्ट्रक्चर, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम बहुत विशाल है, एक महामानव का या दानव का स्ट्रक्चर है। येट विदाउट बॉडी सच एज वी पजेस, फिर भी उसका जो शरीर है वैसा नहीं है जैसा हमारा होता है।
देयर इज नथिंग ग्रोटेस्क और कॉमिक इन डिस्क्राइबिंग हिम। उसकी व्यक्तित्व में कुछ भी ग्रोटेस्क माने जैसे वो होती है ना विकृतियां होती हैं, तो कोई भी विकृति नहीं है, जैसे आड़ा टेढ़ा हो या लंगड़ा हो लूला हो, वैसा नहीं है। कॉमिक या फिर कुछ भी हास्यास्पद नहीं है। इन डिस्क्राइबिंग हिम, उसका जब वर्णन किया जाता है, एज अ ह्यूज जायंट स्प्रॉलिंग ओवर द बर्निंग लेक, यानी एक बड़ा विशाल जायंट, एक महामानव जो लेटा हुआ है, स्प्रॉलिंग ओवर माने लेटा हुआ है, द बर्निंग लेक जलती हुई झील पर, एंड ऑक्यूपाइंग मैनी लीग्स ऑफ स्पेस, और बहुत सारे मील उसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, घेर रखे हैं, टू कीप हिज बॉडी, अपने शरीर को रखने के लिए। यानी इतना विशाल शरीर है कि कई किलोमीटर में, कई मील में फैला हुआ है। वी आर नेचुरली इम्प्रेस्ड बाय सच अ फिगर, तो स्वाभाविक रूप से हम ऐसी एक आकृति से प्रभावित होते हैं। सैटर्न इज नोन टू हैव जीनियस, हम जब देखते हैं, जानते हैं सैटर्न को, तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर प्रतिभा है, एंड ऑल इट्स चार्म्स, और उसके अंदर एक प्रतिभा का सारा आकर्षण है। ग्रेट ब्यूटी, बहुत खूबसूरती है, क्योंकि वो इससे पहले फरिश्ता रहा है, एंजल्स तो खूबसूरत होते हैं। ग्रेट इमोशंस, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त भावनाएं हैं। ग्रेट फिजिकल डेयरिंग, और बहुत शारीरिक शक्ति है, साहस है। इन ऑल थिंग्स प्राउडली एमिनेंट, हर चीज़ में वो बड़े गर्व करने लायक, फक्र करने लायक, मतलब एमिनेंट है, मुख्य है, जो कि मतलब एकदम से दिखाई देता है दूसरों से अलग। दिस वॉज द पर्सनैलिटी ऑफ सैटर्न बिफोर हिज डिग्रेडेशन, ये व्यक्तित्व था सैटर्न का उसके पतन से पहले। यानी पतन के बाद तो उसका शरीर काला पड़ गया वहाँ आग में जल भुन के, लेकिन वो एक इतना दमकता था, एंजल था, ब्राइट था, जो कि डिग्रेडेशन से पहले था। फिर है हीरोइक क्वालिटीज़, यानी सैटर्न के अंदर जो नायक वाले गुण हैं। मिल्टन सैटर्न इज एंडोर्ड विद, मिल्टन के सैटर्न में हैं हीरोइक क्वालिटीज़, यानी एक नायक वाले गुण। नायक के गुणों से विभूषित है, एंडोर्ड विद का मतलब विभूषित होना होता है। द आउटस्टैंडिंग ट्रेट ऑफ हिज कैरेक्टर, जो सबसे ज़्यादा मुख्य गुण है उसके चरित्र का, इज करेज, वो है हिम्मत, साहस। ही मे बी रॉन्ग हेडेड, उसकी दिशा गलत हो सकती है, उसकी सोच गलत हो सकती है, बट ही हैज़ इनफाइनाइट करेज इन हिमसेल्फ, लेकिन उसके अंदर जो साहस है वो असीमित है। जैसे आपने कुछ क्रिमिनल्स को देखा होगा, और हम यही सोचते हैं काश उनको अच्छी दिशा मिली होती तो वो हमारे देश को कितना आगे ले जाते। बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं हमारे देश में क्या सारी दुनिया में हैं, लेकिन हम यही सोचते हैं कि काश उनकी दिशा और दशा सही होती, उनको सही मार्गदर्शन मिला होता, तो वो इंसानियत के कितने काम आ सकते थे। जितने भी आपको मालूम ही है कितने सारे टेररिस्ट क्रिमिनल्स हैं जो कि गलत दिशा में भटक गए हैं, और काश वो अपनी इतनी अनलिमिटेड एनर्जी को मानवता की भलाई के लिए प्रयोग कर पाते, तो इतिहास कुछ और ही होता इस धरती का। तो यही सैटर्न का भी है कि उसके अंदर इनफाइनाइट करेज है। ही एंड हिज कंपेनियंस हैव बीन हर्ल्ड डाउन, उसको और उसके साथियों को फेंक दिया गया है इनटू द बॉटमलेस पिट ऑफ हेल, जो बेपेंदी का गड्ढा है नर्क का। ही लाइज डेज्ड एंड स्टन्ड, वो एकदम से आश्चर्यचकित और बेहोश सा पड़ा हुआ है इन द लेक ऑफ लिक्विड फायर, यानी लिक्विड फायर की यानी जो द्रव आग है उसकी झील में पड़ा हुआ है। एंड सो डू हिज कंपेनियंस, और इसी प्रकार उसके साथी पड़े हुए हैं द रिबेल एंजल्स, जो विद्रोही एंजल थे, फरिश्ते थे। हेवन इज लॉस्ट टू सैटर्न, सैटर्न के हाथ से स्वर्ग निकल चुका है, एंड हिज कंपेनियंस, और उसके साथियों के हाथ से भी निकल चुका है। एंड दे आर डूम्ड टू लिव फॉर एवर, और अब उनके भाग्य में लिख दिया गया है कि वो हमेशा रहेंगे इन द डार्कनेस ऑफ हेल, नर्क के अंधेरों में। सैटर्न इज डिटरमिन्ड, सैटर्न ने दृढ़ निश्चय कर लिया है नॉट टू बी वीक,
कि वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा अंडर एनी सर्कमस्टांस, किसी भी परिस्थिति में। इफ़ वन रिटेन्स हिज करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, यदि व्यक्ति अपनी हिम्मत और अपनी आत्मिक शक्ति को बनाए रखे, ही कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, तो वो नर्क को भी स्वर्ग में परिवर्तित कर सकता है, अ हेल ऑफ हेवन, या फिर स्वर्ग को भी नर्क बना सकता है। इवन इन हेल, नर्क में भी, सैटन डिस्कवर्स एन एडवांटेज, सैटन एक फायदा ढूंढ लेता है। वो क्या फायदा है? बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि नर्क में स्वर्ग में गुलामी करने से बेहतर है कि नर्क में राज किया जाए। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अ ग्रेट जनरल, एक महान जनरल है, सेना नायक है। सैटन हैज़ ग्रेट एंग्जाइटी फॉर हिज फॉलोअर्स, सैटन को अपने अनुयायियों की बहुत चिंता है, फिक्र है। इट इज़ द ट्रेट ऑफ अ ग्रेट जनरल, ये एक महान सेना नायक की विशेषता होती है, ऑफ एन आर्मी, एक सेना के, टू थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ हिज फॉलोअर्स, कि वो अपने अनुयायियों का भला सोचता है, इवन बिफोर ही थिंक्स ऑफ हिज ओन सेफ्टी, इससे पहले कि वो अपनी खुद की हिफाजत के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचे। ऑल ग्रेट वॉरियर्स एंड कंकरर्स, सारे महान योद्धा और विजेता, वर एबल टू इंस्पायर, वर एबल माने समर्थ थे, कामयाब रहे, टू इंस्पायर प्रेरणा देने में, देयर फॉलोअर्स अपने अनुयायियों को, विद लॉयल्टी एंड डिवोशन, यानी लॉयल्टी होती है वफादारी और डिवोशन होती है समर्पण, तो वफादारी और समर्पण के साथ, विच मेक देम रेडी टू सफ़र एंड डाई फॉर देयर लीडर, जो कि उनको तैयार करते हैं कि वो अपने नेता की खातिर कष्ट उठा सकें और मर सकें, जान दे सकें। यानी जितने भी कनकरर हुए, चाहे आप अलेक्जेंडर की बात करें, तो सिकंदर महान सिर्फ अपने बल पर महान नहीं था, वो उसके लिए लड़ाई किसने लड़ी? सैनिकों ने लड़ी, उसके अनुयायियों ने लड़ी जो उसके साथ थे, तो उनके बल पर महान हुआ। लेकिन एक लीडरशिप प्रदान करना, लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि वो किसी की खातिर जान दे सकें, ये एक कला होती है जो कि इन नेताओं के अंदर थी, इन लीडर्स के अंदर थी, सिकंदर महान जैसे लोगों के अंदर थी। इन रिटर्न, बदले में, द चीफ गार्ड चेरिशेस दैम, जो मुख्य गार्ड होता है, यानी जो उनका लीडर होता है, उनका सेना नायक होता है, वो उनको प्यार करता है, एज इफ दे वर ऑल हिज ओन ब्रदर्स एंड चिल्ड्रन, जैसे कि वो सब उसके खुद के भाई या बच्चे रहे हों। दिस फीलिंग ऑफ शिविल्टी overcomes Saturn and he sees his unconscious friends lying in profound slumber all around him. तो ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है ऑफ शिविल्टी माने वीरता की, ओवरकम सैटन, ये सैटन को जीत लेती है, यानी सैटन के ऊपर हावी होती है, भरी हुई होती है उसके अंदर। एंड ही सीज, और वो देखता है, हिज अनकॉन्शियस फ्रेंड्स, अपने बेहोश दोस्तों को, लाइंग लेटे हुए, इन प्रोफाउंड स्लेम्बर, गहरी नींद में, ऑल अराउंड हिम, अपने चारों ओर। फिर नेक्स्ट हेडिंग है क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, ये शॉर्ट आंसर टाइप में अलग से आ सकता है, यानी अभी जो दो तीन हेडिंग आए ना, जैसे ग्रांड पर्सनैलिटी, तो ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो ये सारे हेडिंग्स को आप ध्यान से देखिएगा या फिर कहीं नोट भी कर लीजिएगा अलग से, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। अ ग्रेट लीडर शुड हैव ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर, एक महान नेता के अंदर जो चरित्र की महान विशेषताएं होनी चाहिए। ही शुड हैव करेज, उसके पास हिम्मत होनी चाहिए, रिसोर्सफुलनेस, स्रोत होने चाहिए, एंड एन इनडोमिटेबल विल, और कभी न झुकने वाली आत्मशक्ति होनी चाहिए। एबव ऑल, सबसे ऊपर, ही शुड बी अ मैन ऑफ एक्शन, वो एक क्रियाशील व्यक्ति होना चाहिए। मिल्टन्स सैटर्न इज एंडोड विद, मिल्टन का सैटर्न विभूषित है, ऑल दीज क्वालिटीज, इन सारी विशेषताओं से, यानी ये सारी खासियतें उसके अंदर हैं। इट नीड्स माइटी करेज, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, एंड टू हर्ल डिफायंस एट हिम, और उसका विरोध करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, इवन इन कैप्टिविटी, यानी कैद में भी।
बिसाइड्स, इसके अलावा सैटर्न इज नॉट ओनली करेजियस हिमसेल्फ, सैटर्न न केवल खुद हिम्मत वाला है, ही कैन इंस्पायर करेज इन हिज फॉलोअर्स, वो अपने अनुयायियों के अंदर भी हिम्मत पैदा कर सकता है। दे लाई डेज्ड एंड स्टूपिफाइड, वो बड़े बेहोश और बड़े निराश होकर पड़े हुए हैं इन द लेक ऑफ लिक्विड फायर, द्रव आग की झील में। बट द करेजियस वर्ड्स ऑफ देयर लीडर, लेकिन उनके नेता के हिम्मत से भरे हुए अल्फाज राउज देम, उनको जगा देते हैं, फ्रॉम देयर स्टूपर, उनकी बेहोशी से, एंड मेक देम बोल्ड, और बना देते हैं उनको बहादुर, एंड एक्टिव, और क्रियाशील, वंस अगेन, एक बार फिर से। सैटर्न्स ग्रेटेस्ट क्वालिटी, सैटर्न का जो महानतम गुण है एज अ लीडर, एक नेता के रूप में, इज हिज रेडीनेस, वो है उसकी तैयारी, उसका हमेशा तैयार रहना, टू एक्ट, कार्य करने के लिए, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों में। यानी हमें तो जरा सी चोट लग जाती है, मेरे पैर में जरा सी चोट लग गई है तो चला नहीं जा रहा और परेशान है, लेकिन भाई एक अगर आपको लीडर बनना है, अच्छा कुछ करना है, तो क्या करना है, हर परिस्थिति में काम करने को आपको तैयार रहना है। इवन हेल कैन नॉट रॉब हिम ऑफ हिज पावर टू एक्ट, यहाँ तक कि नर्क भी उससे उसके काम करने की शक्ति को नहीं छीन सकता। हैविंग फॉलन डाउन इनटू द बॉटमलेस पिट, यानी जब वो बेपैंदी के उस गड्ढे में गिर जाता है तब भी ही लाइज अनकॉन्शियस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तो वो बेहोश पड़ा रहता है, इन द लेक ऑफ लिक्विड फायर, उस द्रव आग की झील में, एज द रिजल्ट ऑफ हिज ग्रेट फॉल, यानी उसका जो बड़ा भयानक पतन है उसके परिणाम स्वरूप। बट लेकिन द मोमेंट ही रिगेन्स हिज कॉन्शियसनेस, जैसे ही वो होश में आता है, ही डिसाइड्स, वो निश्चय कर लेता है, नॉट टू लाई एनी मोर, कि वो अब और ज्यादा देर नहीं पड़ा रहेगा इन दैट एब्जेक्ट पोजीशन, उस घृणित अवस्था में। अकॉर्डिंगली, इसी प्रकार लीडर्स ऑफ द फॉलन एंजल्स, जो और बाकी नेता लोग हैं उन गिरे हुए फरिश्तों के, गो टू द सॉलिड प्लेन, उस ठोस मैदान की ओर जाते हैं, वेयर सैटर्न एग्जॉर्ट्स बील्जेबब, जहाँ सैटर्न बील्जेबब से कहता है टू ओवरकम, कि वो जीत ले, विजय प्राप्त करे, हिज डेस्पोंडेंसी, अपनी निराशा पर, एंड ब्रेवली फेस, और बहादुरी से मुकाबला करे, द सिचुएशन, उस परिस्थिति का, इन विच दे आर, जिसमें कि वो हैं। ही विल लिव इन हेल, वो नर्क में रहेगा, एज इट्स रूलर, इसके राजा की तरह, रेदर देन बी अ स्लेव टू गॉड इन हेवन, बजाय स्वर्ग में ईश्वर का गुलाम बने रहने के। एज अ लीडर, एक नेता के रूप में, सैटर्न इज रेडी, सैटर्न तैयार है, एंड ईगर, और उत्सुक है, टू एज्यूम, यानी अपने ऊपर लेने के लिए, द डिफिकल्टीज, कठिनाइयां, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और जिम्मेदारियां, एंड डेंजर्स, और खतरे, ऑफ लीडरशिप, जो कि नेतागिरी के होते हैं, एज वेल एज इट्स राइट्स, और साथ ही उसके हक, जो अधिकार है, रेडी टू एक्सेप्ट हैजार्ड एज वेल एज ह्यूमर, तो वो तैयार है खतरे और जो मज़े हैं दोनों को लेने के लिए। ही शोज अ नोबल सेंस ऑफ ड्यूटी, वो एक उच्च कोटि की भावना दिखाता है कर्तव्यपरायणता की, ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, मीन्स अपने आप को कुर्बान करने का, एक आत्मत्याग की भावना वो दिखाता है, इनकम्बेंट ऑफ हिम, जो उसके लिए ज़रूरी है, यानी अगर आप एक नेता हैं तो आपको सेल्फ सेक्रीफाइस आना चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, ऑन अकाउंट ऑफ हिज पोजीशन एज किंग ऑफ हेल, तो और ये किस वजह से, कि वो एक राजा के स्थान पर है इस नर्क में, तो एक राजा की तरह वो इन गुणों को दिखाता है, धारण करता है। When for the general safety he despised his own, जब सामान्य सेफ्टी के लिए, यानी अपने सारे साथियों की सुरक्षा की खातिर, वो अपनी खुद की सुरक्षा को खतरे में डाल देता है, एंड अंडरटुक द डिफिकल्ट एंटरप्राइज, और उस कठोर काम को अपनाता है, मुश्किल काम को अपनाता है, विच डॉन्टेड द करेज ऑफ द माइटीएस्ट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स, तो उसके जो सबसे ज़्यादा ताकतवर अनुयायी थे
उनकी भी जब हिम्मत डोल जाती है, ऐसे समय में वो हिम्मत बांधता है अपनी भी और अपने अनुयायियों की भी। सैटर्न वॉज ओरिजिनली एन आर्चएंजल। सैटर्न मुख्य रूप से मतलब शुरुआत में एक मुख्य देवदूत था इन हेवन, स्वर्ग में, ऑक्यूपाइंग अ हाई प्लेस, जो जिसका स्थान बहुत ऊंचा था, इन द हियरार्की ऑफ एंजल्स, यानी फरिश्तों की जो हियरार्की थी, हिंदी में उसको संस्तरण बोलते हैं, तो देवदूतों का जो संस्तरण था उसमें बहुत उच्च स्थान प्राप्त था सैटर्न को। ही वॉज प्राउड, उसके अंदर घमंड था, डिफायंट यानी वो विरोध कर सकता था, एंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट टेम्पर ऑफ माइंड, और उसका जो टेम्पर था, उसका जो स्वभाव था, वो आज़ादी लिए हुए था। ही वुड नॉट सबमिट, वो अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकता था, अपने आप को समर्पण नहीं कर सकता था टू द ऑथोरिटी ऑफ गॉड, ईश्वर की शक्ति के सामने। दो ही वॉज बेनिश्ड, हालांकि उसको निकाल दिया गया फ्रॉम द ब्लिस ऑफ हेवन, जन्नत की जो ब्लिस था, जो आनंद था, परमानंद था, उससे उसको वंचित कर दिया गया। ही केप्ट अप हिज स्ट्रेंथ, उसने बनाए रखी अपनी ताकत, ऑफ स्पिरिट, अपनी आत्मा की, एंड इनविंसिबल करेज, और अपना अजेय साहस बनाए रखा, विच अराउज्ड द एडमिरेशन ऑफ ऑल, जो कि हम सब के अंदर एक एडमिरेशन, एक प्रशंसा की भावना पैदा करता है। ही इंस्पायर्ड द फॉलन एंजल्स, उसने गिरे हुए पतित देवदूतों को प्रेरणा दी, विद न्यू होप एंड करेज, नई उम्मीद और नई हिम्मत के साथ, एंड हिज लीडरशिप राउज देम, और उसकी नेतागिरी ने, उसके नेतृत्व ने उनको उठाया, फ्रॉम डेप्थ ऑफ डेस्पेयर, निराशा की गहराइयों से, इनटू विच दे हैड फॉलन, जिसमें कि वो गिर चुके थे। नो अमाउंट ऑफ टॉर्चर, यानी कितना भी कष्ट हो, कष्ट की कितनी भी मात्रा, वुड डैम्प द ब्रेव स्पिरिट ऑफ सैटर्न, सैटर्न की जो बहादुरी से भरी हुई भावनाएं हैं उनको डैम्प नहीं कर सकी, यानी उनको झुका नहीं सकी। फिर है अगला हेडिंग, प्राइड एंड रिफ्यूजल टू एडमिट डिफीट, यानी उसका गर्व, उसका फक्र और उसका इनकार हार मानने से। ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि एक टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन द प्राइड ऑफ सैटर्न, या हाउ सैटर्न रिफ्यूजेस टू एडमिट डिफीट, इस तरीके से एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हर हेडिंग आप अच्छे से दिमाग में रखिए। सैटर्न हैज़ मैनी एडमिरेबल क्वालिटीज़, सैटर्न के अंदर बहुत सारी प्रशंसनीय गुण हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हिज पावर ऑफ एंड्योरेंस, उसकी सहन शक्ति, हिज हीरोइज्म, उसकी नायक वाली ताकत, एंड हिज इंडोमिटेबल रिफ्यूजल, और उसका कभी न झुकने वाला इनकार, टू एडमिट डिफीट, हार स्वीकार करने का। दीज वर्च्यूज, ये गुण, आर एक्सप्रेस्ड, अभिव्यक्त हुए हैं, इन पिक्यूलियरली मिल्टन्स वर्ड्स, खास तौर पर मिल्टन के शब्दों में, ऑफ ग्रेट इलोक्वेंस एंड पावर, जो उसने अपनी महान भाषा से बोलने की जो उसकी ताकत है उससे अभिव्यक्त किए हैं। सैटर्न इज अ स्टडी ऑफ ऑब्जुरेट प्राइड, सेल्फ एक्साल्टेशन इज मोटिव ऑफ ऑल हिज कंडक्ट। सैटर्न जो है वो एक अध्ययन की तरह है सैटर्न के कैरेक्टर में, मतलब कि हम अध्ययन कर सकते हैं कभी न झुकने वाला गर्व, फक्र और अपने आप को प्रदर्शित करने वाला एक आचरण, यानी हम सेल्फ एक्साल्टेशन, यानी अपने आप को हम कितना ऊंचा ले जा सकते हैं, किस हद तक हम जा सकते हैं अपने आचरण में, अगर हम हिम्मत करें तो विषम परिस्थितियों में, विकराल परिस्थितियों में हम कितना ऊंचा ऊपर तक जा सकते हैं, कितना हिम्मत दिखा सकते हैं, ये हम सैटर्न के कैरेक्टर में देख सकते हैं। सैटर्न सफर्ड फ्रॉम अ सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, सैटर्न के अंदर एक भावना थी कि उसकी अहम को चोट पहुंचाई गई है। ही थॉट हिमसेल्फ इम्पेयर्ड, ऐसा लगा उसको कि जैसे उसको वंचित कर दिया। इम्पेयर्ड तो होता है जैसे कि किसी के हाथ पैर काट दिए गए हों, अपाहिज कर दिया गया हो। प्राइड आउट ऑफ इंटेंस सेल्फ डिज़ायर इज द ईविल, यानी जो
उसके अंदर गहरी सेल्फ डिज़ायर है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की इच्छा है, उससे जो पैदा हुआ घमंड है, इज द ईविल, यही वो बुराई है, फ्रॉम विच ऑल अदर ईविल्स अराइज, जिससे कि बाकी की सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। आउट ऑफ दिस, और इसी बुराई से, अराइजेस, पैदा होता है, हिज हाई डिस्डेन, उसकी जो उच्च मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नफरत है, फ्रॉम अ सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, यानी उसके अंदर ये भावना है कि उसकी अहम को चोट पहुंचाई गई है, आहत किया गया है। एंड फ्रॉम दिस, और इसी बात से फॉलोज आता है, द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड इमोर्टल हेट। स्टडी का मतलब यहाँ अध्ययन नहीं, मतलब कि हर वक्त दिमाग में रखना, रिवेंज अपने बदले को, और इमोर्टल हेट अपनी अमर नफरत को, यानी हमेशा के लिए वो उसके दिमाग में भर जाती है कि मुझे ईश्वर से बदला लेना है और उससे नफरत करनी है। द स्कॉर्न ऑफ रिपेंटेंस, और उसके वो नफरत रिपेंटेंस से भी करता है, उसको कोई पश्चाताप भी नहीं है कि उसने जो किया वो गलत किया, ईश्वर के प्रति विद्रोह किया, तो उसका उसे कोई रिपेंटेंस नहीं है, पश्चाताप नहीं है। एंड फाइनली इट्स इम्पॉसिबिलिटी, और अंत में ये असंभव हो जाता है, यानी पश्चाताप करना असंभव हो जाता है उसके लिए। इवन इन डिफीट, यानी हार में भी, ही विल नेवर ड्रीम ऑफ सबमिशन, वो कभी भी समर्पण का सपना नहीं देखता। द फियर्सनेस, भयानकता, ऑफ द पनिशमेंट, दंड की, इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम, जो उसको दिया गया, जो उसको सजा दी गई, जितनी भयानक उसको सजा दी गई, इज मिटिगेटेड बाय द ग्रेटर फियरनेस ऑफ हिज प्राइड, तो वो उसकी भयानकता मिटिगेट हो जाती है, यानी कम हो जाती है, बाय द ग्रेटर फियरनेस, यानी उसकी जो और ज़्यादा भयानकता है, ऑफ हिज प्राइड, उसके घमंड की, यानी उसे इतना भयानक दंड दिया गया, सजा दी गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा उसका खुद का घमंड है, तो ये सजा उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर है प्रोमिनेंट पोजीशन इन द एपिक, इस महाकाव्य में उसकी मुख्य भूमिका, मुख्य स्थान, तो ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है ना, कि क्या भूमिका है, क्या पोजीशन है सैटर्न की इस एपिक में, इस महाकाव्य में, और ख़ास तौर पर बुक 1 में, है ना। बुक 1 में आगे जहाँ जहाँ आप पढ़ेंगे, जितना और बुक्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ इतना डोमिनेंट तरीके से सैटर्न को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन बुक 1 में तो इतना अच्छे तरीके से, इतना उम्दा तरीके से उसको दिखाया गया है, उसके मुंह से जो शब्द कहलवाए गए हैं, कि वही लगता है कि भाई ये हीरो एक। तो प्रोमिनेंट पोजीशन इन द एपिक, उसकी मुख्य स्थान इस महाकाव्य में। सैटर्न अलोन ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट पोजीशन, सैटर्न अकेला एक मुख्य स्थान को घेरे हुए है इन द नरेटिव, इस वर्णन में, यानी इस कविता में। इन वन सेंस, एक अर्थ में, सैटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सैटर्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पात्र है ऑफ द पोइम, इस कविता का, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ फ्रॉम हिज एजेंसी, ये उसी के माध्यम से होता है, दैट प्रैक्टिकली ऑल द एक्शन ऑफ द नैरेटिव अराइजेस, कि व्यावहारिक रूप से जो सारा एक्शन है, जो सारी कहानी है, जो सारा वर्णन है, वो होता है, उसी के माध्यम से होता है, खासकर बुक 1 में। कई आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जहाँ विलेन ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जैसे गजनी थी, तो गजनी वहाँ विलेन था, हीरो नहीं था, और फिर भी जो फिल्म का नाम था वो विलेन के नाम पर था, गजनी के नाम पर, तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट था वहाँ पर। मिल्टन हैड टू नेसेसरीली ब्रिंग सैटर्न prominently before the reader, more prominently indeed than any other character, यहाँ being की जगह मेरे हिसाब से bring होना चाहिए। मिल्टन had to necessarily bring, यानी मिल्टन को आवश्यक रूप से लाना था सैटर्न को, prominently मुख्य रूप से, before the reader पाठक के सामने, मोर प्रोमिनेंटली ज्यादा मुख्य रूप से, इंडीड देन एनी अदर कैरेक्टर किसी और दूसरे पात्र के। सो वी माइट से, इसलिए हम कह सकते हैं, दैट द थीम और नैरेटिव विच मिल्टन सेलेक्टेड, कि जो विषय वस्तु और जो कहानी मिल्टन ने चुनी फॉर पैराडाइज लॉस्ट के लिए, डिपेंडेड
निर्भर थी फॉर इट्स एक्शन, अपने क्रियाकलाप के लिए, ऑन द डीड्स ऑफ अ विकेड कैरेक्टर, एक दुष्ट पात्र के क्रियाकलापों पर, रेदर देन ऑन अ हीरो, बजाय एक नायक के। तो नायक के बजाय खलनायक पर ज़्यादा निर्भर थी ये कहानी। इट सीम्स देन, इसलिए ऐसा दिखता है, दैट मिल्टन रियलाइज्ड दिस डेंजर, मिल्टन ने इस खतरे को भांप लिया था, एंड रिफ्रेन्ड फ्रॉम ब्लैकनिंग द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न अनड्यूली, और वो रिफ्रेंड माने वो बचा, फ्रॉम ब्लैकनिंग माने काला करने से, कालिख पोतने से, द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न, सैटर्न के चरित्र पर, अनड्यूली यानी अनावश्यक रूप से। तो अनावश्यक रूप से ज़्यादा कालिख नहीं पोती है उसने सैटर्न के कैरेक्टर पर, क्योंकि मेनली इसी पर निर्भर था वो अपनी कहानी सुनाने के लिए। नॉट ओनली सो, ना केवल ऐसा है, बट ही डिपिक्ट्स सैटर्न, बल्कि वो सैटर्न का वर्णन करता है एज पॉजेसिंग मैनी क्वालिटीज़, कि उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, विच आर गुड, जो कि अच्छे हैं, नोबल श्रेष्ठ हैं, एंड होली एडमिरेबल, और पूरी तरीके से काबिल तारीफ हैं। इट इज़ दिस पॉइंट, यही वो बिंदु है, विच हैज़ मेड द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न यूनिक, जिसने सैटर्न के चरित्र को अद्वितीय बना दिया है, एंड हैव राउज्ड सो मच डिस्कशन, और इतने वाद विवाद को जन्म दिया है अमंग क्रिटिक्स, यानी समालोचकों के बीच में। फिर है मिल्टन्स पर्सनैलिटी थ्रू सैटर्न। ये सवाल भी बहुत आता है कि मिल्टन की पर्सनैलिटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है सैटर्न के माध्यम से, यानी जो सैटर्न का कैरेक्टर है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। अगर आपको थोड़ा सा इतिहास का ज्ञान हो इसके पीछे, मिल्टन के टाइम का, कि जो चार्ल्स फर्स्ट था वो एक ऑटोक्रेटिक टाइप का राजा था, एक डिक्टेटर टाइप का राजा था, बहुत सारे कर उसने लगा रखे थे और जनता उसके खिलाफ थी। चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह का लीडर था क्या नाम था उसका, ओलिवर क्रोमवेल। तो ओलिवर क्रोमवेल के साथ मिल्टन भी था, है ना। और वो विद्रोह इतना ज़बरदस्त था कि चार्ल्स फर्स्ट को पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया और उसको फांसी दे दी गई। ये वाक़या है 1549 का, है ना, 1549 का, नहीं, मैं थोड़ा गलत बोल गई, 1649 का है ना, क्योंकि 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को इन लोगों ने पकड़ के फांसी दे दी गई थी और इस सारे क्रियाकलाप में मिल्टन ओलिवर क्रोमवेल के साथ था। तो ये अब जैसे चार्ल्स फर्स्ट एक ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटर राजा था, तो एक तरीके से जो यहाँ गॉड को दिखाया गया है पैराडाइज लॉस्ट में, वो चार्ल्स फर्स्ट के जैसा दिखाया गया है ना, कि सारी शक्तियाँ भगवान ने अपने हाथ में ले रखी हैं और जैसे वो चाहता है, भगवान की जैसी मर्जी होती है, वैसे ही ये एंजल्स काम करने को मजबूर हैं, जबकि सैटर्न के अंदर उतनी ही ताकत है जितनी गॉड के पास है। तो एक तरीके से जो गॉड है यहाँ पर चार्ल्स फर्स्ट है और जो सैटर्न है वो किसके जैसा है, मिल्टन और ओलिवर क्रोमवेल, ये इनके जैसा है। तो ऐसा रिफ्लेक्शन है ना, हालांकि हम ऐसा दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन एक रिफ्लेक्शन हमको ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ मिल्टन की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है सैटर्न के थ्रू, और ये ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर भी कहा जाता है सैटर्न को, है ना। तो ये क्वेश्चन अलग से कई बार आता है। मिल्टन हिमसेल्फ वॉज प्राउड एंड हैड स्टूड अगेंस्ट द tyranny ऑफ द किंग। तो मिल्टन खुद घमंडी था और वो राजा जो था इंग्लैंड का, उसके तानाशाही के खिलाफ वो खड़ा हुआ था। एंड दो हिज पार्टी हैड बीन डिफीटेड, और हालांकि उसकी पार्टी की हार हुई थी, हार तो नहीं हुई थी, ये लोग जीत गए थे। ओलिवर क्रोमवेल शासक भी रहा। ये 1649 में जब इसको फांसी दे दी गई थी चार्ल्स फर्स्ट को, तो तब से लेकर 1659 तक, यानी 1659 तक ओलिवर क्रोमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टर रहा था इंग्लैंड का,
और 1660 में चार्ल्स सेकंड को बुलाया गया जब ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो गई। तो उसके बाद कोई और नेता ऐसा नहीं था जो कि इंग्लैंड की गद्दी पर बैठ सके और ओलिवर क्रोमवेल की जगह ले सके। तो फिर मजबूरी में चार्ल्स सेकंड को फ्रांस से बुलाया गया था, यानी चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था चार्ल्स सेकंड, उसको बुलाया गया, उसको गद्दी पर बिठाया गया। और फिर उसी को रेस्टोरेशन कहा जाता है ना। रेस्टोरेशन पीरियड वहीं से शुरू होता है 1660 से। अभी जो इस वक्त गद्दी पर बैठे हुए हैं वो चार्ल्स थर्ड हैं, है ना। चार्ल्स सेकंड वो था जो 1660 में गद्दी पर बैठा था, और इस वक्त क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के मरने के बाद जो इंग्लैंड की गद्दी पर राजा हैं वो चार्ल्स थर्ड हैं। तो दो हिज पार्टी हैड बीन डिफीटेड ही रिमेन्ड द एज करेजियस एंड डिफाइंट इन द टीथ ऑफ एडवर्सिटी एज सैटन। तो ये अब क्या, हालांकि जी हारे नहीं थे, हुआ ये था कि भाई ओलिवर क्रोमवेल के बाद उसका बेटा आया और वो राजा बना। तो एक तरीके से वो हार थी, यानी 1660 में चार्ल्स सेकंड का गद्दी पर बैठना वो इन लोगों की हार थी। लेकिन फिर भी मिल्टन उतना ही करेजियस बना रहा, हिम्मती बना रहा जैसे कि सैटन रहा। दो मिल्टन सेट आउट टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। हालांकि शुरुआत में ही मिल्टन ने ये कह दिया है कि मेरा जो यहाँ पर उद्देश्य है वो ईश्वर को सही साबित करना है ना। और ईश्वर ने जो कुछ भी मनुष्यों के साथ किया है, ये लाइन 1 से लेकर 26 तक उसने ये बात कही है कि क्या उद्देश्य है इसका, मतलब इस एपिक को लिखने का। तो उसने यही कहा है कि ईश्वर जो भी कुछ भी मनुष्यों के साथ करता है वो सही है और न्याय संगत है, ये बात कहना मेरा उद्देश्य है इस एपिक का। Yet फिर भी इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, इसके बावजूद ही एंडोर्ड सैटन, उसने सैटन को विभूषित किया है विद ग्रेट क्वालिटीज, महान गुणों से। सिंपली साधारणतया बिकॉज, क्योंकि सैटन लाइक हिमसेल्फ, जो सैटन है वो उसी की तरह है और उसने हैड अपोज द टिरेनी ऑफ द किंग ऑफ हेवन, उसने स्वर्ग के राजा की तानाशाही का विरोध किया है। हेंस ब्लेक रिमार्क, इसीलिए ब्लेक ने कहा था मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी, कि मिल्टन डेविल के पक्ष का था, राक्षस के, शैतान के पक्ष का था, विदाउट नोइंग इट, बिना इसको जाने। यानी मिल्टन को पता भी नहीं है और मिल्टन किसकी पार्टी में है, डेविल की पार्टी में है, सैटन की पार्टी का आदमी है। द कैरेक्टर ऑफ सैटन, सैटन का चरित्र विद इट्स ग्रेटनेस एंड ग्रैंड्योर, अपनी महानता और अपनी शान के साथ, वॉज मिलिटेटिंग अगेंस्ट हिज अवोर्ड थीम, वो खुद ही विद्रोह कर रहा है उसकी जो थीम है, विषय वस्तु है। यानी विषय वस्तु तो उसने ये बताई कि भाई मुझे भगवान के वेज को जस्टिफाई करना है, लेकिन उसका खुद का कैरेक्टर, जो सैटन का कैरेक्टर उसने पैदा किया है, वो उस थीम के खिलाफ मिलिटेट कर रहा है, विद्रोह कर रहा है। हेंस अतः मिल्टन रेस्ट्रेंड हिमसेल्फ, मिल्टन ने अपने आप को नियंत्रित किया, एंड शोड द रियल कैरेक्टर ऑफ सैटन, उसने दिखाया वास्तविक चरित्र सैटन का, द आर्क डेविल, जो कि मुख्य शैतान था। इन द लेटर बुक्स, बाद की किताबों में, सैटन डिजेनरेट्स, सैटन का पतन होता है, इनटू अ कनिंग स्पाई, एक शातिर जासूस के तौर पर, इम्पोस्टर धोखेबाज के तौर पर, एंड विलन और एक खलनायक के तौर पर। तो बाद में वो खलनायक साबित होता है, वो एक धोखेबाज साबित होता है, लेकिन बुक 1 में वो एक हीरो की तरह ही दिखाई देता है। अब कंक्लूजन, अच्छा दो कंक्लूजन कर दिए हैं बुक में, तो ये कंक्लूजन तो आप काट दीजिएगा, यहाँ इसको रहने दीजिए, इसको काट देते हैं क्योंकि कंक्लूजन तो फिर नीचे निकल रहा है ना। इसको हम काट देते हैं और हम देखते हैं द फॉलोइंग पैसेजेस इन द टेक्स्ट, यानी जो निम्नलिखित उद्धरण हैं इस टेक्स्ट में, पोर्ट्रे वो दिखाते हैं दैट सैटन वॉज अ हीरोइक कैरेक्टर, कि सैटन एक नायकत्व से भरा हुआ पात्र है। इसमें आप बहुत सारे और कोटेशन डाल सकते हैं, आपने पढ़े ही हुए हैं, मैंने पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं, 3-4 वीडियो कर चुकी हूँ, तो उसमें से आप ले लीजिएगा जितने रट पाएँ, 2-4 कोटेशंस, तो उनसे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, इसको डाल दीजिएगा।
तो ऐसे कोटेशंस ये साबित करते हैं कि वो एक हीरोइक कैरेक्टर है ना, हीरो है। बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो जितने अच्छे अच्छे पैसेजेस हैं, जितना आप याद रख पाएँ वो रट लीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। इससे आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब ये कंक्लूजन देखिए, इन स्पाइट ऑफ मैनी क्वालिटीज़, यानी बहुत सारी खासियतें होने के बावजूद सैटर्न इज़ नॉट द हीरो, सैटर्न हीरो नहीं है, नायक नहीं है। क्रिटिक्स सेड दैट थीम इज़ नाइदर ट्रुथ नॉर विट इन सेइंग दैट सैटर्न इज़ हीरो ऑफ द एपिक। मतलब आलोचकों का कहना है दैट थीम नहीं, यहाँ आएगा देयर, है ना, ये गलत है, THERE। देयर इज़ नेदर ट्रुथ नॉर विट, कि ना तो इसमें कोई सच्चाई है ना कोई बुद्धिमानी है, इन सेइंग, ये कहने में, दैट सैटर्न इज़ द हीरो ऑफ द एपिक, कि इस महाकाव्य का हीरो सैटर्न है। ही इज़ द विलेन, वो खलनायक है। देयरफॉर मिल्टन गेव सैटर्न सो आउटस्टैंडिंग ए कैरेक्टर, he has used his poetic and dramatic art and power to the full in portraying Saturn। थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक फुल स्टॉप होना चाहिए यहाँ पर। देखिए फुल स्टॉप आप यहाँ लगा दिए, ही इज़ अ विलन, वो एक खलनायक है। देयरफॉर मिल्टन गेव सैटर्न सो आउटस्टैंडिंग अ कैरेक्टर, यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसलिए मिल्टन ने उसको इतना भारी भरकम चरित्र दिया है, क्योंकि एपिक जहाँ हीरो मतलब तगड़ा हो, वहाँ पर विलन भी तगड़ा होना चाहिए। यानी विलन आप बिल्कुल ऐसा बना देंगे जो कि कुछ है ही नहीं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। जब गॉड जैसा हीरो हो, भगवान हो जहाँ पर, तो उसका सामना करने के लिए और उसका विरोध करने के लिए एक भारी भरकम चरित्र होना चाहिए ना, पात्र होना चाहिए। तो गॉड से, ईश्वर से टक्कर लेने के लिए बहुत मक्खी जैसा, मच्छर जैसा ना दिखे वो, तो इसलिए उसको इतनी सारी क्वालिटीज़ दी हैं, है ना। अब राम जैसा हीरो हो तो फिर उनके सामने रावण जैसा ही विलेन होना चाहिए, है ना। कृष्ण हैं, उनके सामने कंस है, तो विलेन अगर मक्खी मच्छर जैसा होगा तो फिर जो नैरेटिव होता है, जो कहानी होती है, उसमें मज़ा नहीं आता। इसीलिए उसने, मिल्टन ने ये क्वालिटीज़ दी हैं। मिल्टन हैज़ यूज हिज पोइटिक एंड ड्रामेटिक आर्ट एंड पावर, मिल्टन ने अपनी काव्यात्मक और नाटकीय कला को प्रयोग किया है, एंड पावर, ताकत को प्रयोग किया है, टू द फुल, पूरी तरीके से, इन पोर्ट्रेइंग, वर्णन करने में सैटर्न का। बिकॉज इट इज़ मच ईजियर टू क्रिएट इविल कैरेक्टर्स देन आइडियली गुड वंस। ये तो रहने दीजिए, आसान नहीं है। नहीं, हाँ, इसको आप नोट लगा दीजिए, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू क्रिएट इविल कैरेक्टर्स then ideally because it is not easier, नॉट ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि जो इविल कैरेक्टर है उसको भी क्रिएट करना आसान नहीं है अच्छे कैरेक्टर से, है ना। तो नोट लगा के ही सही आएगा। बुक्स में हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो उनको सुधारना ही हमारा काम है। ठीक है, इसमें नोट लगा लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपका इतना तैयार है कि फ़िलहाल का आप काम चला सकते हैं, ठीक है। और अब पैराडाइज लॉस्ट तो खैर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी, और कोशिश करूंगी कोशिश ही कर सकती हूँ, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं मेरे साथ पास कवर करने के लिए। फिर भी मैं आपके साथ बनी रहूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया।